हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम शुरू करने जा रहे हैं बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस हमें चाहिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन। इस पार्ट में टोटल हम 50 क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बजट एंड इकोनॉमिक सर्विस का पहला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलो तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सही बतानी है। फर्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एम्स एट इनहेंसिंग फिश प्रोडक्शन बाय एडिशनल 70 लाख टन बाय 2024-25। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में फ़िश का जो प्रोडक्शन है वो एडिशनल 70 लाख टन हमें इंक्रीज़ करना है 2024-25 तक। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये मैं करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ। ठीक है, सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आया था। सेकंड है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्राइमरली फोकस ऑन अडॉप्टिंग द क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच एंड क्रिएशन ऑफ फिशरीज क्लस्टर थ्रू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। ये भी इसी का पार्ट है। थर्ड है, स्पेशल फोकस विल बी गिवन फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज सच एज सीवीड एंड ऑर्नामेंटल फिश कल्टीवेशन। यस, ये भी किया जाएगा, मतलब स्पेशल फोकस इन पे भी दिया जाएगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही हैं, तो इसका आंसर आ जाता है हमारा डी। ठीक है, इसका आंसर आ जाता है डी। अब ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च कब हुई है? ये हुई है 2020 में लॉन्च हुई है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? ये आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है उसका पार्ट है। ठीक है, इसमें ये तो बता दिया कि एडिशनल 70 लाख टन हमें फिशरीज़ को ऐड करना है 2024-25 तक। ठीक है, और हमें एक्सपोर्ट अर्निंग कितनी इंक्रीज़ करनी है? ठीक है, तो इसमें एक्सपोर्ट अर्निंग हमें इंक्रीज़ करनी है। एक्सपोर्ट अर्निंग, एक्सपोर्ट से जो हम अर्न करते हैं वो कितनी वो कहाँ तक इंक्रीज़ करनी है? वो 1 लाख तक इंक्रीज़ करनी है। 1 लाख करोड़ तक करनी है 2024-25 तक। ठीक है, 1 लाख करोड़ तक एक्सपोर्ट अर्निंग को इंक्रीज़ करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं उसको कम करना है। पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस हैं उसको कम करना है। कहाँ से? अभी कितने हैं? 20-25% है, उससे कितना कम करना है? 10% तक ले जाना है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को। ठीक है, और एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। ये देखो यहाँ पे बोल रखा है कि इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी है। तो टोटल 55 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की इसमें बात की गई है। 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिला के फिशरीज और एलाइड सेक्टर में। और क्या करना है इसमें? फार्मर की इनकम्स को डबल करना है, मतलब जो फिशर हैं या फिश फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल करने की बात भी कही गई है। डबल इनकम, ठीक है, इनकम डबल करने की बात भी की गई है। और इसमें एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट जो 5 साल में किया जाएगा वो किया जाएगा अप्रोक्स 20,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये भी आ सकता है कि इसमें 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नहीं, 20,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है? ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ के अंदर। किसके अंडर आती है? ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ के अंदर आती है। और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ एंड एनिमल हस्बेंड्री। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, ये इसके अंडर आता है। उसके बाद हमें मतलब ब्लू रिवॉल्यूशन लाना है, उसके लिए तो है ही ये। ठीक है, कुछ चीज़ें जो कहीं पे नहीं लिखी हुई, केवल मेन वेबसाइट पे लिखी हुई हैं, वो क्या है कि एक तो हमें डोमेस्टिक फिश कंजप्शन को, मतलब डोमेस्टिक जो हमारा फिश कंजप्शन है उसको हमें इंक्रीज़ करना है। उसको हमें कितना इंक्रीज़ करना है? हमें 5 kg से 12 kg पर कैपिटा इंक्रीज़ करना है। 5 kg अभी है हमारा, उससे 12 kg पर कैपिटा हमें इंक्रीज़ करना है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में डोमेस्टिक फिश कंजप्शन को कम करने की बात चल रही है, नहीं, इसको इंक्रीज़ करने की बात चल रही है 5 kg to 12 kg। ठीक है, और एक्वाकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है अभी 3 टन पर हेक्टेयर है, वो हमें एक्वाकल्चर को 5 टन पर हेक्टेयर तक ले जाना है। मतलब एक्वाकल्चर को कहाँ ले जाना है? एक्वाकल्चर की प्रोडक्टिविटी को कहाँ ले जाना है? 5 टन पर हेक्टेयर तक। 5 टन पर हेक्टेयर तक ले जाना है, अभी 3 है। ठीक है, उसके बाद हमें जो फिशरीज सेक्टर है एग्रीकल्चर में, मतलब एग्रीकल्चर के ग्रोस वैल्यू एडिशन में फिशरीज सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है? जितना भी कंट्रीब्यूशन है, मतलब 2018-19 में इसका 7.28 था। ठीक है, तो उसको हमें ले जाना है 9% तक। कितना ले जाना है? अप्रोक्स 9% तक ले जाना है 2024-25 तक।
ठीक है। 2024-25 तक हमें एग्रीकल्चर इसमें जो फिशरीज़ का कंट्रीब्यूशन है, फिशरीज सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना ले जाना है, 9% तक इंक्रीज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। सबसे पहले कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एग्रीकल्चर मतलब एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़। कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, 20,000 करोड़ का। फार्मर्स की इनकम मतलब जो फिश फार्मर्स हैं उनकी इनकम डबल करने की बात चल रही है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं उनको कम करना है, कितना, 25% से 10% तक। उसके बाद हमें एक्सपोर्ट अर्निंग को इंक्रीज़ करना है, जो फिशरीज से एक्सपोर्ट होता है उसकी अर्निंग को 1 लाख करोड़ तक लेके जाना है 2024-25 तक। कब ये स्कीम आई थी, 2020 में, आत्मनिर्भर भारत के अंडर। और हमें डोमेस्टिक फिश कंजप्शन को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है 5 kg से 12 kg। एक्वा कल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, पर हेक्टेयर अभी 3 टन पर हेक्टेयर है, अब करना कितने हैं, 5 टन पर हेक्टेयर। और फिशरीज सेक्टर का जो एग्रीकल्चर ग्रोस वैल्यू एडिशन में जो अभी परसेंटेज है वो है 7.28%, हमें करना कितना है, 9% 2024-25 तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं किसके बारे में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, आंसर है इसका डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो नेशनल फेसलेस असेसमेंट जो सेंटर है, सबसे पहले 2020 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 3 की स्ट्रक्चरल टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं। कि कौन से रिफॉर्म्स किए हैं, 3 टैक्स रिफॉर्म किए हैं। ठीक है, 3 टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं किसके अंडर, जिसको बोला गया ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऑनरिंग द ऑनेस्ट के अंदर ये 3 टैक्स रिफॉर्म्स किए गए हैं। 3 टैक्स रिफॉर्म्स में क्या है, एक तो है फेसलेस असेसमेंट, एक है फेसलेस अपील्स, और तीसरा है टैक्स पेयर चार्टर। ठीक है, ये 3 चीज़ें की गई हैं किसके अंदर, अभी 2020 में प्रधानमंत्री ने अनाउंस की हैं 3 की स्ट्रक्चरल टैक्स रिफॉर्म्स। ठीक है, उसका नाम दिया गया ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, और उसमें 3 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए। कौन कौन से, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील्स एंड टैक्स पेयर चार्टर। ठीक है, तो ये चीज़ें तो ये इसमें की गई हैं। ठीक है, तो अभी क्या बोला गया है, सबसे पहला है फेसलेस अपील स्कीम। जो फेसलेस अपील वाली स्कीम है 2020 एस्टेब्लिश दी नेशनल फेसलेस अपील सेंटर। इसमें एक नेशनल फेसलेस अपील सेंटर बनाने की बात चल रही है एज ए अपेक्स बॉडी फॉर कंडक्ट ऑफ ई अपील, जिसमें ई अपील्स होंगी प्रोसीडिंग्स इन ए सेंट्रलाइज्ड मैनर। किसमें, सेंट्रलाइज्ड मैनर में ई अपील्स होंगी। तो यस, ये स्टेटमेंट सही है। नेशनल की फेसलेस अपील स्कीम 2020 में एक सेंटर बनाने की बात की जा रही है, नेशनल फेसलेस अपील सेंटर। ठीक है, उसमें ई अपील्स होंगी, मतलब आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप अपील ऑनलाइन भी कर सकते हो। सेकंड है, इट विल एंटरटेन अपील्स रिलेटिंग टू सीरियस फ्रॉड्स, मेजर टैक्स इवेजन, सेंसिटिव एंड सर्च मैटर्स। इसमें बोला गया है कि ये जो है इंटरटेन करेगा कौन सी अपील, सीरियस फ्रॉड्स, मेजर टैक्स इवेजन, सेंसिटिव एंड सर्च मैटर्स। देखो ये एक्सेप्शन में आता है, वैसे तो जितने भी इनकम टैक्स की अपील्स हैं सारी फेसलेस मैनर में फाइनलाइज्ड की जाएंगी, एक्सेप्ट सम। उन एक्सेप्ट सम में इनका एग्जाम्पल आता है, कौन सा, सीरियस फ्रॉड्स, मेजर टैक्स इवेजन, सेंसिटिव एंड सर्च मैटर्स। इसके बाद अगर कोई इंटरनेशनल टैक्स एंड ब्लैक मनी से रिलेटेड है, इंटरनेशनल टैक्स से है और इंटरनेशनल टैक्स है ये, ठीक है, और ब्लैक मनी से रिलेटेड कोई केस है, या फिर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट से कोई रिलेटेड है। ठीक है, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट। तो इन सब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, फेसलेस मैनर में नहीं, वो मतलब नॉर्मल तरीके से ही होंगी। लेकिन जो नॉर्मल अपील्स हैं वो कहाँ जाएंगी, फेसलेस तरीके से निपटाई जाएंगी। ठीक है, तो सेकंड क्या है, एक्सेप्शन में आता है, इसका मतलब सेकंड तो है नहीं। ठीक है, फर्स्ट है। अब देख लेते हैं थर्ड। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है लेकिन ये एक्सेप्शन में आती है। ठीक है, फेसलेस अपील स्कीम 2020 के अंदर। थर्ड देख लें, इट विल बी हेडेड बाय प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसको हेड कौन करेगा, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है वो इसको हेड करेगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और फोर्थ क्या है, अंडर NFAPC आर द रीजनल फेसलेस अपील सेंटर टू फैसिलिटेट ई अपील प्रोसीडिंग। और नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के अंदर क्या बनाए जाएंगे, रीजनल फेसलेस अपील सेंटर भी बनाए जाएंगे, ताकि जो मतलब ई अपील प्रोसीडिंग को फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये भी सही है। और इंडिया में कितने बनाए गए हैं, 8 फेसलेस अपील सेंटर बनाए गए हैं, 8 फेसलेस अपील सेंटर बनाए गए हैं। और हर एक को कौन हेड करेगा, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कौन करेगा, हर एक को हेड करेगा चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, इसको CCIT भी बोलते हैं,
तो रीजनल सेंटर को कौन हेड करेगा, इनको हेड कौन करेगा, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और नेशनल वाले को कौन हेड करेगा, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, याद रखना, ठीक है। मतलब जो नेशनल वाली है उसको कौन हेड करेगा, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और रीजनल वाले को कौन करेगा, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। अब इसमें चलो ये तीसरी स्टेटमेंट भी सही, फोर्थ स्टेटमेंट भी सही होगी। आंसर क्या आ गया हमारा बी, ठीक है, आंसर हमारा आ गया बी। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो ये नेशनल फेसलेस अपील सेंटर है ना, ये टैक्स पेयर और जो भी अपील यूनिट्स हैं उनके बीच में ये यही होगा, मतलब ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ये नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, ठीक है। और तो जो हमारा अभी सेकंड क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्या बोलता है, थर्ड अभी बताया कि 3 स्कीम प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी, 3 रिफॉर्म्स किए थे, कौन कौन से, एक तो फेसलेस असेसमेंट, एक फेसलेस अपील्स और एक है टैक्स पेयर चार्टर। अभी तीसरा आ गया टैक्स पेयर चार्टर। अपील्स के बारे में हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, अपील्स के बारे में हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है, टैक्स पेयर चार्टर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स कमिटमेंट। मतलब टैक्स पेयर चार्टर में क्या इंक्लूड होगा, इसमें बोला था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या क्या कमिटमेंट उसमें लिखी हुई होंगी टैक्स पेयर चार्टर में, ठीक है। तो ये बोला गया कि टैक्स पेयर चार्टर में कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई होंगी, ठीक है। तो बोला गया कि ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स पेयर एज ऑनेस्ट अनलेस द डिपार्टमेंट हैज़ रीजन टू बिलीव अदरवाइज। जब तक डिपार्टमेंट को कोई रीज़न नहीं मिल जाता ये बिलीव करने के लिए कि वो होनेस्ट है या नहीं है, तब तक जो टैक्स पेयर है उसको ऑनेस्ट माना जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है कि यस उसको ऑनेस्ट माना जाएगा। सेकंड है टाइमली डिसीजन इन एवरी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग, और हर एक इनकम टैक्स प्रोसीडिंग में जो डिसीजन लिए जाएंगे वो टाइमली लिए जाएंगे। थर्ड है रिस्पेक्ट फॉर टैक्स पेयर्स प्राइवेसी बाई फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और टैक्स पेयर की जो प्राइवेसी है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके रिस्पेक्ट की जाएगी। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर आ जाता है डी, इसका आंसर आ जाता है डी। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, ये तो होगी हमारी वो बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ और भी वो किया था, क्या किया था, प्रपोज किया था। जैसे कि एक बताया था डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, एक थी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी क्यों थी, जो मतलब क्विकर रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए टैक्स पेयर को टैक्स डिस्प्यूट में, अगर टैक्स डिस्प्यूट कोई हो रहे हैं तो उसमें क्विकर रिजोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, क्विकर रिजोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए थी कौन सी कमेटी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, ठीक है। और ये मेनली कौन से टैक्स पेयर्स के लिए थी, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए कि बिग टैक्स पेयर के लिए, तो ये थी स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, ठीक है। स्मॉल टैक्स पेयर के लिए जिनकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख तक है, जिनकी कितनी है टैक्सेबल जो इनकम है, जिनकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख तक है, 50 लाख तक है, ठीक है। और डिस्प्यूटेड इनकम, ये तो होगी उनकी टैक्सेबल इनकम, अगर उनकी डिस्प्यूटेड इनकम 10 लाख तक है, डिस्प्यूटेड इनकम अगर उनकी 10 लाख तक है, तो कौन उसको रिजोल्व करेगा, तो उसको रिजोल्व करेगा हमारा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, ठीक है। तो ये इसके लिए बनाई गई है। फिर एक और स्कीम आपने सबसे फेमस स्कीम सुनी होगी, विवाद से विश्वास स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम, ठीक है, विवाद से विश्वास स्कीम, ठीक है। ये भी डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए ही थी, मतलब कोई भी डिस्प्यूटेड टैक्स है, इंटरेस्ट है या फिर कोई फ़ी या पेनल्टी है, उससे रिलेटेड सेटलमेंट अगर होने हैं तो विवाद से विश्वास स्कीम में होते, ठीक है। और ये जो है मतलब असेसमेंट, मतलब 100% अगर टैक्स है, अगर अभी मैंने क्या बताया, कोई डिस्प्यूटेड टैक्स है, इंटरेस्ट है या फिर फ़ी है, पेनल्टी है, इन सब के लिए थी, ठीक है। अगर कोई टैक्स है डिस्प्यूटेड तो वो 100% वो कर सकती है, मतलब रीअसेसमेंट, मतलब 100% डिस्प्यूटेड पे वो कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है, और 25% पेनल्टी इंटरेस्ट फ़ी पे डिस्प्यूट वो कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है, ठीक है। तो असेसमेंट और रीअसेसमेंट के पास इसके पास ऑर्डर हैं कि आप 100% डिस्प्यूटेड टैक्स के ऊपर ये भी दे सकती है, और 25% डिस्प्यूटेड पेनल्टी इंटरेस्ट और फीस के ऊपर ये ऑर्डर दे सकती है, ठीक है। तो ये विवाद से विश्वास स्कीम और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, टैक्स पेयर चार्टर, फेसलेस अपील्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे कंप्लीट, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम द इंडियन फार्मा इंडस्ट्री इज थर्ड बिहाइंड चाइना एंड इटली। इसने बोला है कि वॉल्यूम के टर्म में इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री है वो चाइना और इटली से पीछे है, मतलब थर्ड नंबर पे है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है कि इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री है वो वॉल्यूम की टर्म्स में थर्ड नंबर पे है, चाइना और इटली इससे आगे हैं। सेकंड है इंडियन फार्मा सेक्टर हैज़ हाई वैल्यू ऑफ ट्रेड स्पेशलाइजेशन कोफिशिएंट। इंडिया का जो है जो एनर्जी कोफिशिएंट बोल रही हूँ, इंडियन फार्मा सेक्टर का जो ट्रेड स्पेशलाइजेशन कोफिशिएंट है वो हाई वैल्यू का है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि इंडिया का फार्मा सेक्टर का जो ट्रेड स्पेशलाइजेशन कोफिशिएंट है वो भी हाई वैल्यू का है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या जाता है सी, ठीक है। और शेयर की बात करें ना, वर्ल्ड
वर्ल्ड फार्मा एक्सपोर्ट्स में पिछले 10 साल में की बात कर रही हूँ, मतलब ठीक है ना, लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया के फार्मा सेक्टर ने मतलब डबल हो गया है। अगर शेयर की बात करूँ तो उसमें डबल हो गया है। पहले था 1.4% शेयर 2010 में और अभी हो गया है 2.6% शेयर 2019 में। ठीक है, तो इंडिया का जो शेयर है फार्मा सेक्टर में वो इंक्रीज़ हो गया है फार्मा एक्सपोर्ट्स में। ठीक है, शेयर इन एक्सपोर्ट्स, ठीक है, वो क्या हो गया, लगभग डबल हो गया, 1.4 से 2.6 हो गया है। ठीक है, उसके बाद शेयर में ही मतलब फार्मा एक्सपोर्ट के शेयर में इंडिया की रैंक जो है वो 2019 की बात करूँ तो इंडिया की रैंक थी 11। अगर इसी में एक्सपोर्ट के शेयर में इंडिया की रैंक बताऊँ तो वो कितनी थी, 11th रैंक थी। ठीक है, सबसे ऊपर कौन था, जर्मनी। ठीक है, सबसे ऊपर था जर्मनी फर्स्ट रैंक थी और इंडिया की 11th रैंक थी फार्मा के एक्सपोर्ट शेयर में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक और उसमें बताया गया था कि इंडिया जो है कंसिस्टेंटली इंजॉय कर रहा है रिवील्ड कंपैरेटिव एडवांटेज फार्मा एक्सपोर्ट्स में 2009 से। सिंस 2009 जो इंडिया है वो रिवील्ड कंपैरेटिव एडवांटेज वो कर रहा है, क्या इंजॉय कर रहा है 2009 से फार्मा एक्सपोर्ट्स में। ठीक है, रिवील्ड कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, ये हो जाता है हमारा। उसके बाद इसकी जो वैल्यू है, मतलब इसकी TSC की वैल्यू भी ज़्यादा है, इसकी जो TSC की वैल्यू भी ज़्यादा है। TSC की वैल्यू ज़्यादा है मतलब TSC की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस होना कंट्री की, मतलब स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस होना। ठीक है, स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, उसको बोलते हैं हायर वैल्यू ऑफ TSC, तो वो भी ज़्यादा है। ठीक है, एक जो मेनली ड्रग्स बनती हैं वो बनती हैं एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स से। ठीक है, और एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स मेनली जो इंडिया है वो 70% चाइना से मंगाता है। एक्टिव जो फार्मा इंग्रेडिएंट्स हैं वो कितने, 70% जो होते हैं वो इम्पोर्ट होते हैं कहाँ से, चाइना से। ठीक है, चाइना से इंपोर्ट होते हैं। उसके बाद जो ये इंडियन फार्मा इंडस्ट्री है ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है, ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा के अंदर। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा के अंडर। और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। किसके अंडर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, और अगर मेडिकल गुड्स की बात करूँ वर्ल्ड में, अगर वर्ल्ड में मेडिकल गुड्स की बात करूँ वर्ल्ड में, तो इंडिया 12th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। 12th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया वर्ल्ड में, किसका, मेडिकल गुड्स का। ठीक है, $24 बिलियन US मतलब वर्थ है। इंडिया जो है 12th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मेडिकल गुड्स का वर्ल्ड में। तो देखो ये सारी चीज़ें हो गई क्या, कि इंडिया का जो फार्मा इंडस्ट्री है वो चाइना और इटली से पीछे है, 3rd नंबर पर है, किसमें, वॉल्यूम की टर्म्स में। सेकंड है इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है उसकी हाई वैल्यू है किसकी, ट्रेड स्पेशलाइजेशन कोफिशिएंट की। ठीक है, ये है TSC। ठीक है, ट्रेड स्पेशलाइजेशन कोफिशिएंट, ये जो इस क्वेश्चन में दिया गया था TSC, यही है वो। TSC की वैल्यू ज़्यादा होना मतलब हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा होना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होना। और इंडिया जो है एक्टिव फार्मा जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको 70% चाइना से इम्पोर्ट करता है। उसके बाद इंडिया की 11th रैंक किस चीज़ में है, अभी बताया था, 11th रैंक इंडिया की किस में है, एक्सपोर्ट्स में। ठीक है, एक्सपोर्ट के शेयर में इंडिया की रैंक 11th है। ठीक है, और डबल हो गया है लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया का शेयर फार्मा में। और जो ये अभी फार्मा इंडस्ट्री है ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा में आती है और मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो हमारी फार्मा सेक्टर के बारे में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है, कंट्री और करेंसी, कौन सी कंट्री में कौन सी करेंसी है। ठीक है, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। मैक्सिको में याद रखना, मैक्सिको में कौन सी है, पिसो है। ठीक है, इंडोनेशिया में रुपया, ये बिल्कुल सही दे रखा है। फिर साउथ अफ्रीका में क्या, रैंड। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो सेकंड ही स्टेटमेंट सही है। इसमें पूछा है इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है, तो फर्स्ट भी इनकरेक्टली मैच्ड और थर्ड भी इनकरेक्टली मैच्ड है, तो आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, आंसर क्या आ गया, ए। ये तो 3 कंट्री की होगी, मैक्सिको की होगी पिसो, साउथ अफ्रीका की होगी रैंड, इंडोनेशिया की होगी रुपया। ठीक है, उसके बाद अगर देखो कुछ है, एक है वियतनाम की है डोंग, वियतनाम की क्या है, डोंग। उसके बाद है अजरबैजान की क्या है, मन्नत। ठीक है, रशिया की तो सबको पता होगी, रूबल, रशिया की क्या है, रूबल। उसके बाद है म्यांमार, म्यांमार की क्या है, कयात। ठीक है, म्यांमार की क्या है, कयात। तो ये कुछ हैं इंपॉर्टेंट करेंसीज, इनको याद कर लेना। ठीक है, तो इनकरेक्टली मैच बतानी थी, हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन। नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन का चेयरमैन हमें बताना है। ठीक है, नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन का चेयरमैन कौन होता है, तो कौन होता है इसका चेयरमैन, इसके चेयरमैन होते हैं हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, इसके चेयरमैन होते हैं हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी। और जो नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन थी ये कब आई थी, 2016 में, और फोर्स में कब आई थी, 2017 में। ठीक है, 2017 में।
और एक होता है ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स, एक होता है ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स आपने सुना होगा, इसको कौन निकालता है, OECD कंट्रीज़ निकालते हैं। कल परसों के करंट अफेयर्स में ही मैंने करवाया है, ठीक है। तो नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन कब बनी, 2016 में। फोर्स में कब आई, 2017 में। मेनली किसके लिए है, इसका मेन एम है बूस्ट करना ग्लोबल ग्रोथ को, ठीक है, ग्लोबल ग्रोथ को। ये तो नेशनल कमेटी है, लेकिन जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है ना, ये उसके अंडर बनी है। किसके अंडर बनी है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के अंडर बनी है। और इस ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट का जो मेन एम है वो है ग्लोबल ग्रोथ को बूस्ट करना, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में होते हैं उसको कम करके, मेन काम क्या है, रिड्यूस करना है हमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बिल को, मतलब कॉस्ट को कम करना है हमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के, ठीक है। और ग्लोबल ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है। और क्या करना है, ग्लोबल ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है, ये इसका मेन एम है। उसके अलावा इंडिया ने जो WTO के जो एग्रीमेंट है ट्रेड फैसिलिटेशन पे, इसको कब रेटिफाई किया, 2016 में, ठीक है। इंडिया ने जो ये एग्रीमेंट था इसको कब किया गया, इंडिया ने 2016 में इंडिया ने रेटिफाई किया है जो ये ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है WTO का, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें एक एस्टेब्लिश की जाएगी सिंगल विंडो सिस्टम, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम इसमें एस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। जितने भी इंपोर्ट रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ हैं या फिर सिंप्लीफिकेशन जो भी होगी फ़ीस की, चार्जेस की, वो सारी इसमें देखी जाएगी, ठीक है। और जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गए उनकी जो फाइलिंग होगी वो पेपरलेस होगी। किस प्रोजेक्ट के अंडर वो होगी, ई संचित प्रोजेक्ट के अंडर, ई संचित प्रोजेक्ट के अंडर उनकी फाइलिंग होगी, किनकी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी, ठीक है। और जितनी भी रिसोर्स इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑनलाइन ही पब्लिश होगी, ठीक है। जितनी भी रिसोर्स इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, ऑनलाइन ही पब्लिश होगी। और इसके बाद अगर बताऊं मैं कि इंडिया की जो ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स है उसमें जो रैंक है वो इम्प्रूव हुई है। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स में जो इंडिया की रैंक हुई है वो इंक्रीज़ हुई है। कितनी, 2017 में ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में इंडिया की रैंक थी 146 और 2018 में उसकी होगी 80 रैंक, ठीक है, उसकी रैंक होगी 80। तो ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में इंडिया की रैंक अच्छी हुई है क्योंकि हमने नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन बनाई है, जिसमें कि हमने एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ई संचित पोर्टल भी बनाया है और ई संचित पोर्टल भी बनाया है, ठीक है। और मतलब सिंगल ऑनलाइन पब्लिशिंग करनी है जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस सारी को, ठीक है। और एक है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक निकालता है उसमें भी इंडिया की रैंक जो है वो 63rd आई है, ठीक है, 2020 में। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इंडिया अच्छा कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं ट्रेड के बारे में कि इंडिया ट्रेड में कितना अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती है हमारी। तो इसमें बोला है कि नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन को हेड कौन करता है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी करता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चैंपियन सेक्टर्स के बारे में बात करनी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में स्कीम में जो होते हैं, ठीक है, चैंपियन सेक्टर्स। तो चैंपियन सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि 10 चैंपियन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। कितने, 10 चैंपियन सेक्टर्स को। तो देखो इसमें बोल रखा है ACC बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, फूड, ठीक है, ये सारी किस में आती हैं, ये आती हैं। इसके अलावा 10 है तो एक है टेक्सटाइल, ठीक है, एक है टेक्सटाइल, एक है सोलर वोल्टेइक मॉड्यूल्स, एक सोलर मॉड्यूल्स मान लो, ठीक है, एक वाइट गुड्स मान लो, वाइट गुड्स में AC LED वगैरह आ जाते हैं। एक स्पेशलिटी वो मान लो, स्पेशलिटी स्टील मान लो, ठीक है, स्पेशलिटी स्टील भी इसमें आता है। ड्रग्स, तो ड्रग्स, हाँ एक ड्रग्स आते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 ड्रग्स भी आते हैं और एक टेलीकॉम सेक्टर भी आता है, ठीक है। तो ये सारे जो जितने लिखवा दिए, जो 10 सेक्टर्स हैं वो 10 चैंपियन सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है ये आपको पता ही है, इसका जो बेस ईयर है वो कितना है, 2019-20 है। और इसमें क्या दिया जा रहा है, 4 to 6% इंसेंटिव दिया जा रहा है इंक्रीमेंटल सेल पे, ठीक है। किस पे, इंक्रीमेंटल सेल पे दिया जा रहा है आपको। किस मिनिस्टर के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो भी टेक्नोलॉजी है उसके अंडर। नेक्स्ट 5 ईयर्स की स्कीम है, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक ये चलेगी। और कौन सी ओरिएंटेड है, आउटकम एंड आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम है, ठीक है। क्या है, आउटकम ओरिएंटेड स्कीम है। तो ये सारी चीज़ें होगी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के स्कीम में। और इसमें 10 सेक्टर्स को चैंपियन सेक्टर आइडेंटिफाई किया गया है। एडवांस केमिस्ट्री, सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, फार्मा ड्रग्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, सोलर, वाइट गुड्स, स्पेशलिटी स्टील और जो भी टेलीकॉम एंड ड्रग्स, ठीक है, ये सारे सेक्टर्स। तो आंसर क्या आ जाता है हमारा D, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत बार। कौन इसको निकालता है, इसको निकालता है वर्ल्ड बैंक। कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। और ये कौन सी रिपोर्ट है, बाइनियल रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है, ये बाइनियल रिपोर्ट है। साल में 2 ही बार, मतलब साल में 2 बार बोल रही हूँ, 2 साल में ये एक बार निकलती है। 2018 में इंडिया की रैंक थी 44th, ठीक है, 2018 में इंडिया की रैंक थी इसमें 44th लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और मेन इस इंडेक्स में 6 चीज़ें आइडेंटिफाई की जाती हैं, मतलब 6 फैक्टर्स पे वो किया जाता है इस इंडेक्स को कैलकुलेट। कौन कौन सी हैं, एक तो क्लियरेंस प्रोसेस, एक तो है क्लियरेंस प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ ट्रेड, फिर है क्वालिटी ऑफ ट्रेड। उसके बाद है लॉजिस्टिक सर्विसेज, फिर है लॉजिस्टिक्स सर्विसेज,
उसके बाद आ जाता है ट्रेस कंसाइनमेंट्स, उसके बाद आता था ट्रेस कंसाइनमेंट्स, उसके बाद आता है डिलीवरी टाइम, डिलीवरी टाइम, उसके बाद आता है अरेंजिंग कॉम्पिटिटिवली प्राइस शिपमेंट्स को अरेंज करना। तो ये सारी चीज़ें इसमें वो की जाती हैं लॉजिस्टिक्स में, कि कैसे कैसे सामान जो है जल्दी, मतलब जो लॉजिस्टिक जहाँ कहाँ के अच्छे हैं, सामान कहाँ जल्दी से इधर से उधर पहुँच सकता है, ठीक है, कम लेट किस में होता है, वही है। तो ये मतलब टूल क्रिएट किया गया ताकि कंट्रीज़ अपने जो चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, कहाँ उनके लैकुनाज है वहाँ आइडेंटिफाई करें, और वहाँ पे उस लॉजिस्टिक पे वहाँ पे कंट्री इन्वेस्ट करे, ताकि उनकी जो रैंक है वो रैंक के साथ उनकी कंट्री का वो भी इंप्रूव होगा, ठीक है, कंडीशन भी इंप्रूव होगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है, सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में बोलता है। सागरमाला प्रोजेक्ट, पोर्ट कनेक्टिविटी बिल्कुल, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट ये भी है, हाईवे सेक्टर डेवलपमेंट, देखो हाईवे सेक्टर डेवलपमेंट के लिए तो अलग स्कीम है ना, किसको बोलते हैं, भारतमाला, तो हाईवेज बनाने के लिए तो भारतमाला है ना, तो फोर्थ नहीं होगा, ठीक है, फोर्थ नहीं होगा, तो आंसर क्या आ गया इसका बी, ठीक है, आंसर क्या आ गया इसका बी। अभी जो सागरमाला प्रोजेक्ट है वो कब आई थी, 2015 में ये अप्रूव हुई थी, ठीक है, 2015 में सागरमाला अप्रूव हुई थी, और इसमें मेनली किसके अंडर थी, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर ही आई थी। उसके अलावा अगर आपको बताऊं तो हाईवेज़ के लिए नहीं थी, हाईवेज़ के लिए आपको बता दी कि भारतमाला स्कीम है। कोस्टल शिपिंग, पोर्ट कनेक्टिविटी ये भी इसमें थे, ठीक है, कोस्टल शिपिंग भी था, पोर्ट कनेक्टिविटी ये तो आपको बता ही दिए। और मेन इसमें क्या था, इसका मेन विज़न था कि हमें जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करना है, ठीक है, सागरमाला में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, मेनली जो डिस्क्रीट जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैं उनको बनाना है पोर्ट के पास, ठीक है, ताकि हमारी जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़े, ठीक है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मेन चीज़ है टाइम कॉस्ट को हमें मिनिमाइज़ करना है, ठीक है, ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे, ठीक है, तो ये है इसमें। और तो क्या बताऊँ आपको, इसी के अंडर देखो, इसी को मतलब सागरमाला प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक वो भी बनाई गई है, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड भी बनाई गई है, क्या बनाई गई है, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये बनाई गई है। ये क्या है, ये भी 2016 में ही बनी, ठीक है, क्योंकि स्कीम आ गई थी तो उसके बाद कोई कंपनी बनानी थी। ये किसके अंडर है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है, कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है। और मेनली इसमें जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये किसको डेवलप करती है, वो प्रोजेक्ट्स जो कि नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान में होते हैं, नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान के अंदर जितने भी प्लान्स होते हैं उसको ये वो करती है, क्या डेवलप करती है उनको, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। उसके बाद इसके अंदर एक और कमेटी बनाएगी, नेशनल सागरमाला अपेक्स कमेटी, नेशनल सागरमाला अपेक्स कमेटी, ठीक है, नेशनल सागरमाला जो अपेक्स कमेटी थी वो उसको चेयर कौन कर रहे थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, कौन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, ये इसको हेड कर रहे थे, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। और ये मेनली ये क्या करेगी, ये करेगी नेशनल जो प्रोस्पेक्टिव प्लान है उसको अप्रूव करेगी, ठीक है, ये क्या करेगी, इसको अप्रूव करेगी नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान को, कौन, नेशनल सागरमाला अपेक्स कमेटी, नेशनल सागरमाला अपेक्स कमेटी इसको क्या करेगी, अप्रूव करेगी नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान को। और इसको डेवलप कौन करेगी, ये डेवलप करेगी कौन, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद एक और है सागरमाला कोऑर्डिनेशन एंड स्टीयरिंग कमेटी, सागरमाला कोऑर्डिनेशन एंड स्टीयरिंग कमेटी, इसको कौन वो करेंगे, हेड करेंगे, इसको हेड करेंगे हमारे कैबिनेट कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, कौन करेंगे इसको, कैबिनेट सेक्रेटरी इसको हेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और बनेगी जिसको बोलते हैं स्टेट सागरमाला कमेटी, स्टेट सागरमाला कमेटी, इसको चेयर कौन करेंगे, जितने भी सीएम्स हैं वो, और जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स हैं वो, ठीक है, मेनली इसको सीएम्स वो करेंगे, जो भी स्टेट के अंडर जो बनेगी सागरमाला कमेटी उसको स्टेट करेंगे, स्टेट के सीएम। और सागरमाला कोऑर्डिनेशन एंड स्टीयरिंग कमेटी को हेड कौन करेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी। और नेशनल सागरमाला अपेक्स कमेटी को कौन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। और सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को किसके अंडर बनी है, 2016 में बनी। और ये कंपनी है ये मेनली किसको करेगी, इनको वो करेगी क्या, नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान के अंदर जो भी प्लान बनाया जाएगा उनको डेवलप करेगी, ठीक है। अभी सागरमाला सी प्लेन सर्विस, सागरमाला सी प्लेन सर्विस 2020 में अभी आई है, ठीक है, सागरमाला सी प्लेन सर्विस, जिसमें क्या होगा, जितने भी मेनली जो ये सीज हैं उनको उनमें लॉजिस्टिक मतलब टाइम कॉस्ट को कम करने के लिए हर एक टाइप से वहाँ पे डेवलपमेंट की जाएगी, रोड, रेलवे, एयरवेज, हर एक जगह की वहाँ पे वो की जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स के नाम आ रहे थे तो वो लिखवा देती हूँ मैं। खिंडसी डैम, एक तो है खिंडसी डैम, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, याद रखना खिंडसी डैम इसमें आया था। एक आया था गणपति रूल, एक आया था गणपति पुले रूल नहीं है, ठीक है, ये था कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र में ही था। उसके बाद था इरई डैम, एक इसके बाद आया था इरई डैम, ये इरई डैम कहाँ था, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। और एक था वमरांगसो रिजर्वायर, ये सारे ही महाराष्ट्र में हैं, ठीक है। तो ये याद रखना ये इसी के अंडर थे, किस, इस सी प्लेन
सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज के अंडर, ठीक है। और कुछ मेगा पोर्ट्स प्लान किए गए हैं सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर कि कुछ मेगा पोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। याद रखना कुछ पोर्ट्स को भी डेवलप किया जाएगा इसके अंडर। उनमें पोर्ट्स के नाम क्या क्या हैं, तो देखो याद रखना, विजहीजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, ये कहाँ पे है, केरला में है विजहीजम, ठीक है। फिर आ जाता है कोलाचेल सी पोर्ट, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। वाधवान तो आपको पता ही होगा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। वाधवान, ये तो शायद मैं बिना बात लिखवा रही हूँ, ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में। उसके बाद है एक टडाडी कहाँ पे, कर्नाटका में। ये मेगा पोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है। एक है मछलीपट्टनम आंध्रा में और एक है सागर आइलैंड, ये तो आपको पता ही होगा सागर आइलैंड कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। तो ये जितने भी पोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं ये मेगा पोर्ट्स हैं और ये किसके अंडर डेवलप किए जा रहे हैं, ये सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर पोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। और 2021 में बजट जो है सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर लास्ट ईयर से कम कर दिया गया है, ठीक है। तो कहीं आ जाए कि सागरमाला का जो बजट है वो इंक्रीज़ कर दिया गया, नहीं, वो भी डिक्रीज़ कर दिया गया है। ये क्या है, मेगा पोर्ट्स हैं जो इसके अंडर बनाए जा रहे हैं स्कीम के अंडर, ठीक है। और ये कुछ जगह के नाम आए थे और ये 4 बॉडीज़ हैं इसके अंदर, क्या ये सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और नेशनल सागरमाला अपेक्स कमेटी और सागरमाला कोऑर्डिनेशन एंड स्टीयरिंग कमेटी और ये है स्टेट सागरमाला कमेटी, ठीक है। कौन कौन इनको हेड करता है सब बता दिया। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर है और 2015 में ये स्कीम आई थी। लॉजिस्टिक कॉस्ट इसको कम करना है, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने हैं पोर्ट के पास ताकि हमारी जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़े और जो भी टाइम कॉस्ट है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंटेनर का वो भी हमें ऑप्टिमाइज़ करना है, कम करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोलता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एम्ड एट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विद हायर स्पीड ऑफ फ्रेट ट्रेन्स एंड बेटर टर्नआउट ऑफ वैगन्स। डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर स्कीम है इसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कम करना है, फ्रेट ट्रेन्स की स्पीड को बढ़ा के और बेटर टर्न अराउंड बढ़ा के वैगन्स का। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, सही है, ठीक है। और सेकंड क्या है, द ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम एम्स टू असिस्ट द क्रिएशन ऑफ appropriate infrastructure for growth of export from state to ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट स्कीम, यस ये ट्रेड को ही एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए है। और थर्ड क्या है, द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क शेल एक्ट एज हब फॉर फ्रेट मूवमेंट इनेबलिंग फ्रेट एग्रीगेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए तो इसका नाम मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब है कि मल्टी मॉडल हर एक चीज़ उसमें फ्रेट के लिए कंड्यूसिव बनाई जाएगी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर आ जाता है डी। अभी देखो ये स्कीम है, दे दी इसने बहुत छोटी छोटी, लेकिन ये स्कीम है बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, ठीक है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मेनली क्या है, अभी 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में भी 2 हैं। एक तो बनाया जा रहा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक बनाया जा रहा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। ये 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ है मेनली 1839 किलोमीटर लॉन्ग और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मेनली लेंथ है 1500 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, 1500 किलोमीटर लॉन्ग। इसके बाद जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके बारे में मैं एकदम से सारी चीज़ें लिखवा देती हूँ ताकि माइंड में धीरे धीरे आता रहे, ठीक है। सबसे पहले ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है साहिवाल से लेके, साहिवाल कहाँ पे, लुधियाना में, पंजाब में, और दानकुनी कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये साहिवाल से लेके और कहाँ तक है, दानकुनी तक है, ठीक है। सबसे पहली बात, कौन सा, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, कौन सा, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। और इसकी रूट में मेनली क्या आते हैं, इसके रूट में मेनली आते हैं कोल माइंस, उसके बाद है थर्मल पावर प्लांट और आते हैं इंडस्ट्रियल सिटीज़, ये आते हैं इसकी उसमें किसमें, रूट में, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी स्टेट्स कवर होती हैं, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में कौन कौन सी स्टेट कवर्स होती हैं, तो इसमें होती हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये स्टेट्स में कवर होते हैं किसमें, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में। उसके बाद इसको मतलब कौन फंड करेगा, इसको मेजोरिटी को फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक। कौन इसको फंड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक इसको फंड कर रहा है मेजोरिटी को, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसमें एक और ऑपरेशनल कंट्रोल बनाया जा रहा है किस किस के बीच में, एक तो खुर्जा से एंड भावपुर के बीच में, भावपुर के बीच में एक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है, कहाँ पे है, यूपी में, खुर्जा और भावपुर के बीच में, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फिर आ जाता है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये है 1500 किलोमीटर लॉन्ग, कहाँ से कहाँ तक है, दादरी से लेके, दादरी कहाँ पे, यूपी से लेके ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई तक,
पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे है? मुंबई तक, ये मुंबई तक है, ठीक है, महाराष्ट्र तक है, मतलब यूपी से लेके महाराष्ट्र तक है। तो जितने भी रास्ते में मेजर पोर्ट्स आते हैं ये सबको कवर करता हुआ जाता है, ठीक है। इसके रूट में मेनली क्या आते हैं? पोर्ट्स आते हैं। उसके बाद ये कौन कौन से स्टेट से पास होता है? तो एक तो है हरियाणा, एक तो है, सबसे पहले यूपी से स्टार्ट होता है, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, और फिर है गुजरात, और फिर है महाराष्ट्र, ठीक है। हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, ये इन स्टेट से ये पास होता है। इसके बाद इसको कौन फंड कर रहा है? इसको फंड कर रहा है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ठीक है, ये याद रखना। इसको जापान मेनली वो कर रहा है, क्या फंड कर रहा है। मेनली ईस्टर्न और वेस्टर्न आर्म को कनेक्ट करने के लिए दादरी से खुर्जा के बीच में भी एक मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब किसके? दादरी से लेके खुर्जा के बीच में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ताकि हम ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर को आपस में जोड़ दें, ठीक है, ये चीज़ चल रही है। और जो दिल्ली, मुंबई और अमृतसर, कोलकाता के जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वे भी इन दोनों के आसपास में ही हैं, ठीक है। और इस अब ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, इसके अंडर एक और वो बनाई गई है, क्या? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी बनाई गई है। कब ये बनाई गई थी? 2006 में ये कंपनी बनाई गई थी। किसके अंडर बनाई गई थी? ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर बनाई गई थी। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर। और ये क्या है? एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर यूनिट भी है। मेनली इसमें इसको इसी को कंप्लीट करना है। ये तो जैसे था ना कि कौन सी कंपनी इसको इम्प्लीमेंट करेगी, तो इसको कंपनी ये इम्प्लीमेंट करेगी, मतलब ये बनाएगी। तो ये लगभग 3300 किलोमीटर लंबे रोड बनाएगी, 3300 किलोमीटर लंबे रोड बोल रही हूँ, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाएगी, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? दिल्ली में। तो ये होगी हमारी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। देखो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक है वेस्टर्न। ईस्टर्न देखो, ईस्टर्न है कहाँ से? पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल तक, साहिवाल से लेके दानकुनी तक, ठीक है, 1800 किलोमीटर लंबा है। तो ज़्यादा लंबा कौन सा है? ईस्टर्न डेडिकेटेड। वेस्टर्न डेडिकेटेड थोड़ा छोटा है। उसके बाद इसके रूट में ये चीज़ें आती हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये मेन स्टेट हैं। और वर्ल्ड बैंक इसको मेन फंड कर रहा है, ठीक है। और खुर्जा और भावपुर के बीच में है ये, ठीक है। उसके बाद आता है 1500 किलोमीटर का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दादरी से मतलब मेनली यूपी से मुंबई के बीच में है ये। पोर्ट्स इसके रास्ते में आते हैं। और मेन स्टेट है हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। जापान की जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है वो इसको क्या कर रही है? फंड कर रही है। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसके बीच में। अब एक कंपनी है जो इसको इंप्लीमेंट करेगी, जो 2006 में बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है, PSU भी है, और 3300 किलोमीटर का रोड बनाएगी। दोनों को मिला के देखो लगभग 3300 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं इसके हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली में, ठीक है। ये हो गया किसके बारे में? हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, ठीक है। अब एक और दूसरा इन्होंने दे रखा है, दूसरी स्टेटमेंट में एक और स्कीम दे रखी है। कौन सी दे रखी है? TIES क्या है? ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम दे रखी है एक, ठीक है। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, ठीक है। ये किसके अंडर है? ये कब आई ये स्कीम? ये आई 2017 में आई है ये स्कीम। और ये किसके अंडर है? ये है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर। इसमें मेनली क्या वो किए जाएंगे? इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मेनली सेट किया जाएगा, या अपग्रेड भी बोल सकते हैं, अपग्रेड भी किया जाएगा इसमें। मेनली अपग्रेडेशन होगा इसमें, अपग्रेडेशन होगा और नए भी बनाए जाएंगे जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि ड्राई पोर्ट्स हो गए, बॉर्डर हार्ट्स हो गए, कोल्ड चेन होगी, क्वालिटी टेस्टिंग होगी। मेनली एक्सपोर्ट को वो करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। इसमें इसको रिव्यू करने के लिए भी एक कमेटी बनाई जाएगी। रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, उसको क्या बोलते हैं? एम्पावर्ड कमेटी एक इसमें बनाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें मेनली जो फंडिंग होगी वो एज ए ग्रांट होगी। ग्रांट देगी कौन? सेंटर, ठीक है, ग्रांट देगी इसमें सेंटर, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, ये जो ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम अभी बताया कि ये किसके अंडर है? कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर है। तो ये किसके अंडर होगी? सेंटर के अंडर होगी। लेकिन ये तो 2017 में आई है, तो इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कौन करता था? तो उससे पहले एक स्कीम थी असाइड, इसको रिप्लेस करके ही ये TIES स्कीम आ रही है। असाइड क्या थी? असिस्टेंस देती थी सेंटर, असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर इंफ्रा डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स। और ये कब बनी थी? ये 2002 में बनी थी। इसमें क्या थे? मेन स्टेट्स डेवलपमेंट करते थे, लेकिन सेंटर क्या था? उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करता था। लेकिन अभी ये जो स्कीम है ये टोटली ही सेंटर के अंडर आई है, TIES, ठीक है, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, ठीक है। तो ये होगी हमारी ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वो स्कीम, ठीक है। तो ये 2 स्कीम होगी, ये देख लो कि ये 2 स्कीम हमारी हो गई हैं इसमें कंप्लीट, ठीक है। अभी हम एक नेक्स्ट नोट निकाल लेते हैं, ठीक है। एक और स्कीम बच गई, कौन सी? मल्टी मॉडल वाली, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। कौन सी बच गई? मल्टी
मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये भी स्कीम बच गई। ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, अभी मेन एक बात आई थी, बात क्या आई थी, एक न्यूज़ आई थी कि कंट्री में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनने जा रहा है? असम में बनने जा रहा है। असम में कहाँ पे? जोगी घोपा में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ किसके, ये जो मिनिस्टर थे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने इसका मतलब वो इनॉग्रेट किया था, ठीक है। किसके अंडर बनने जा रहा है ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क? ये बनने जा रहा है भारतमाला परियोजना के अंडर। किसके अंडर? भारतमाला परियोजना के अंदर ये बनने जा रहा है, ठीक है, परियोजना, ठीक है, इसके अंडर ये बनने जा रहा है। इसमें मेनली इंडिया क्या कर पाएगा? बांग्लादेश के साथ भी मतलब हमारे ट्रेड वो हो पाएंगे, रिलेशन हो पाएंगे जोगी घोपा वाटरवे टर्मिनल के थ्रू, ठीक है। और इसमें मेनली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो स्कीम है, इसमें मेनली 15 ऐसे ही पार्क बनाने की बात चली है, 15 ऐसे ही पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है। और अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसमें भी इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी। सबसे पहले कितने बनाए जाएंगे? 15। और उनको डेवलप करने के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी जिसको बोलते हैं मल्टी मॉडल एजेंसी। क्या है? मल्टी मॉडल एजेंसी, ठीक है, एस्टेब्लिश की जाएगी। इसमें कहाँ कहाँ से रिप्रेजेंटेशन होगा? हर एक जगह ऐसे होगा, जैसे कि हाईवे अथॉरिटी हो गई, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गई, उसके बाद वाटरवे अथॉरिटी हो गई, ठीक है, वाटरवे अथॉरिटी हो गई, इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे, उसके बाद इंडियन पोर्ट एसोसिएशन, इंडियन पोर्ट एसोसिएशन। तो इन सब मतलब और भी बहुत सारी जगह से इसमें, क्योंकि मल्टी मॉडल है ना, बहुत तरीके की डेवलपमेंट की जाएगी उस लॉजिस्टिक पार्क में, तो हर एक जगह से रिप्रेजेंटेशन होगा। मेनली ऐसे 15 लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किए जाएंगे और भारतमाला परियोजना के अंडर ये डेवलप होगा। और भारतमाला परियोजना के अंडर अगर ये डेवलप होगा तो इसमें मिनिस्ट्री कौन सी होगी? तो मिनिस्ट्री होगी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। इसके अंडर ये, इस मिनिस्ट्री के अंडर ये बनाया जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पे। किस पे? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पे। थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या है ये? बाई एनुअल रिपोर्ट है। क्या है ये? बाई एनुअल रिपोर्ट है, थोड़ी देर पहले ही बताया था। और इसमें रैंकिंग कितनी है इंडिया की? इंडिया की है 44th रैंकिंग। कब की बात कर रही हूँ? 2018 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। कौन निकालता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को? निकालता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और इसमें मेनली कितने वो किए जाते हैं? अभी बताया था 6 इसमें वो किए जाते हैं, क्या इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। 6 में कौन सा आता है? एक तो आता है कस्टम्स, एक आता है इंफ्रा, एक आता है इंटरनेशनल शिपमेंट, एक आता है इंटरनेशनल शिपमेंट, एक आता है लॉजिस्टिक कॉम्पिटेंस, लॉजिस्टिक कॉम्पिटेंस। उसके बाद आता है ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग। क्या आता है? ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग। एक आता है टाइमलीनेस, ठीक है, कितने टाइम से वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और इसमें क्या है? चलो ये होगा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 44, निकालता है इसको वर्ल्ड बैंक। अभी देखो, एक होता है लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो इंडिया में करंटली लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है ना वो है 13 to 14%, 13 to 14% जो कॉस्ट है वो इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ठीक है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है। और वर्ल्ड का एवरेज कितना है? वर्ल्ड का एवरेज है 7 to 8%। तो हमारा बहुत ज़्यादा है, हमें वर्ल्ड के एवरेज तक आने में भी टाइम लगेगा। इसीलिए इंडिया अभी क्या कर रहा है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इंडिया इस सेक्टर के बारे में सोच रहा है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अभी असम में पहला इनॉग्रेट हुआ है, भारतमाला परियोजना के अंडर ये बनाया जा रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में मल्टी मॉडल एजेंसी एक बनाई जाएगी जो इसको इंप्लीमेंट करेगी। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में बाई एनुअल रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक निकालता है, 44th रैंक इंडिया की 2018 में। 6 इंडिकेटर्स को यूज़ करता है। और वर्ल्ड का मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो इंडिया का है 13 से 14% और ग्लोबल एवरेज है 7 to 8%। मतलब हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो इंडिया को इसके में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर हमें अपनी रैंक इंप्रूव करनी है। तो देखो जितनी भी 3 स्कीम्स थी, ये आगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में, ये कंप्लीट हो गई है। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तीनों स्कीम हमारी कंप्लीट हो गई हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? के.वी. कामत कमेटी के बारे में बताना है। के.वी. कामत कमेटी किसके लिए बनी थी, ठीक है। सबसे पहले है आरबीआई हैज़ फॉर्म्ड द के.वी. कामत कमेटी टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द फाइनेंशियल पैरामीटर्स टू बी कंसिडर इन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन इम्पैक्टेड बाय कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये स्टेटमेंट सही है। आरबीआई ने एक के.वी. कामत कमेटी बनाई है फाइनेंशियल पैरामीटर्स के लिए, ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाएगा। मेनली रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स के लिए बनाई है, ठीक है, कोविड टाइम पे, ठीक है। और सेकंड है कमेटी विल स्क्रूटनाइज रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन अबव 1000 करोड़। तो इसने बोला है कि 1000 करोड़ से जो ऊपर के केसेस होंगे उनको ये देखेगी। तो याद रखना ये 1000 करोड़ नहीं है, ये 1500 करोड़ है। 1500 करोड़ से ऊपर जितने भी केसेस होंगे उन्हीं को केवल ये कमेटी देखेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या आ गया इसका? ए, ठीक है। और ये कमेटी किसने बनाई है? अभी बताया कि किसने बनाई है? आरबीआई ने बनाई है।
तो ये कितने मेंबर कमेटी थी, 5 मेंबर कमेटी थी, ठीक है। और इसमें कौन कौन से बोरोवर, मेन ऑब्जेक्टिव था मतलब कॉरपोरेट लोन का रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग। और इसमें कौन से बोरोवर एलिजिबल थे, कौन से बोरोवर इसमें एलिजिबल थे, ठीक है, कौन से बोरोवर एलिजिबल थे, जो जिनके अकाउंट्स स्टैंडर्ड एसेट्स में आते थे, स्टैंडर्ड एसेट वाले अकाउंट, स्टैंडर्ड एसेट वाले अकाउंट, जो अभी 30 दिन से ज़्यादा जो डिफ़ॉल्ट नहीं हुए हैं, मतलब जो 30 दिन से ज़्यादा जो डिफ़ॉल्ट में नहीं आए हैं, वो केवल उन्हीं की रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में ये कमेटी बिठाई गई थी, ठीक है। स्टैंडर्ड एसेट्स की रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में थी ये, ठीक है। और अगर दूसरे अकाउंट जो मतलब डिफ़ॉल्ट के अंदर आ चुके हैं, तो उनको आरबीआई का जो प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क था उसके अंदर कंसिडर किया जाएगा, उनके लिए नहीं थी ये, केवल और केवल स्टैंडर्ड एसेट के लिए थी जिनका 30 डेज से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, ठीक है, 30 डेज से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, केवल उन्हीं के लिए थी। तो इस कमेटी ने क्या क्या मतलब वो दिया है, तो इस कमेटी ने बताया है कि 26 जो सेक्टर्स हैं उनको वो वर्स्ट अफेक्टेड हुए हैं, ठीक है, कोविड पेंडेमिक के कारण 26 सेक्टर्स वर्स्ट अफेक्टेड है, ठीक है, 26 सेक्टर्स वर्स्ट अफेक्टेड है। और बताया कि जो 22 लाख करोड़ का कॉरपोरेट डेप्ट पहले ही था, ठीक है, मतलब कंपनीज के ऊपर 22 लाख करोड़ का पहले ही डेट था, पेंडेमिक के बाद 15 लाख और ऐड हो गया है उसमें, ठीक है, 15 लाख और हो गया है। तो पहले ही 22 लाख डेप्ट के अंदर था कॉर्पोरेट सेक्टर, और 15 अब और ऐड हो गया है, ठीक है। और जो 72% जो बैंकिंग सेक्टर है उन्होंने जो इंडस्ट्री को लोन दे रखा है वो डेट स्ट्रेस के अंडर है, मतलब जो भी मतलब 72 मतलब मान लो बैंकिंग सेक्टर ने 100% लोन दे रखा है, तो उसमें तो 72% जो लोन इंडस्ट्री को जो लोन दे रखा है ना, 100 में से 72% जो है वो स्ट्रेस में है, मतलब लग रहा है कि वो रिकवर नहीं होएगा। तो इन्होंने इसके लिए ग्रेडेड अप्रोच बताई है कि जो भी स्ट्रेसफुल या फिर स्टैंडर्ड एसेट के हिसाब से उनको रिजोल्व करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से इन्होंने रिजोल्यूशन प्लान भी बताया है इनको वो करने का। तो जो केवी कामत कमेटी थी ये किसके लिए बैठी है, ये रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स के लिए बैठी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वर्कर मेजर चेंजेस इन रिटेल प्राइसेस ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग कंज्यूम्ड बाय एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली, ये सही है। सेकंड है इट इज़ कंपाइल्ड एंड डिससेमिनेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको कौन वो करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको निकालेगी, किसको, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के इसको। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैंने इकोनॉमिक्स के जिन्होंने वीडियोस देखी हैं वो इस क्वेश्चन को कर लेंगे, अगर जिन्होंने इकोनॉमिक्स की वीडियो देखी भी है और वो अब भी नहीं कर पा रहे हैं, थप्पड़ मारो अपने आप को, ठीक है। तो आंसर आ गया ए, ठीक है। अभी देखो सारे इंडेक्स के मैं बता देती हूँ, ये तो चलो हो गया, ये नहीं निकालता, ठीक है। सबसे पहले सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर ही देख लो। सबसे पहले सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, इसको निकालता लेबर ब्यूरो। कौन निकालता, लेबर ब्यूरो, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। मंथली बेसिस पे ये निकाला जाता है और इसका जो बेस ईयर है वो है 2016, ठीक है, ये जो बेस ईयर है ये 2016। इसके बाद आ जाता है हमारा सीपीआई, एक होता है एग्रीकल्चर लेबर, एक होता है रूरल लेबर, ठीक है। ये दोनों को भी कौन निकालता है, लेबर ब्यूरो ही निकालता है। और इनका जो बेस ईयर है वो कितना है, याद रखना 1986 है उनका बेस ईयर, ठीक है, 1986-87। फिर आता है हमारा सीपीआई जो रूरल और अर्बन, मान लो अब तो कंबाइन निकलने लग गया, ठीक है, रूरल अर्बन, इनको कौन निकालता है, इनको निकालता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसका बेस ईयर कितना है, 2012 है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन निकालता है, मेनली ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, क्या लिखूँ, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको निकालता है, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आ गई इसमें, ठीक है। और इसमें कौन सी मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और इसका बेस ईयर कितना है, 2011, ठीक है, इसका कितना है, बेस ईयर 2011। फिर आ जाता है एक इंडस्ट्री आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको कौन निकालता है, सीएसओ, ठीक है, इसको कौन निकालता है, सीएसओ। और इसका बेस ईयर कितना है, 2011-12। ये हैं जितने भी है ना, ये हैं यही है जिनको ये निकालता है। एक चीज़ याद रखो, जो भी वर्कर और लेबर होगा ना उसको हमेशा लेबर ब्यूरो निकालेगी, ठीक है, ये देख लो, जहाँ पे भी वर्कर लेबर होगा उसको निकालेगी लेबर ब्यूरो। अभी 2017 में इंडस्ट्रियल वर्कर का जो बेस ईयर है वो हुआ है 2016 कर दिया गया है, 2001 था पहले, ठीक है। एग्रीकल्चर लेबर का भी अभी करने की बात चल रही है क्योंकि काफ़ी पीछे 1986-1987। सीपीआई रूरल अर्बन 2012 है इसका, और डब्ल्यूपीआई और आईआईपी का 2011 है, ठीक है। और इनको कौन कौन निकालता है, ये भी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मैंने एक और आपको चीज़ बताई थी, क्या कि ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का भी बताता है, इसका जो 40% पार्ट है वो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में आता है। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो सबसे ज़्यादा पार्ट किसका है और सबसे कम पार्ट किसका है, एक वो ट्रिक भी बताई थी मैंने, FCNCCSER,
FCNCC SERES, ये मैंने वो ट्रिक बताई थी याद करने की कि ये है लोवेस्ट शेयर इसमें कोर इंडस्ट्रीज़ का, और ये है हाईएस्ट शेयर। मतलब हाईएस्ट शेयर किसका है? रिफाइनरी का। ये है इलेक्ट्रिसिटी, ये है स्टील, और ये है ये किस में आता है? ये आता है कोल में, ठीक है। ये आता है कोल, और ये है क्रूड, और ये है नेचुरल गैस, और ये है सीमेंट, और ये है फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो ये है, ये बस आपको 3 सी याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे है सीमेंट, यहाँ पे है क्रूड, और यहाँ पे है कोल, ठीक है। ये 3 सी याद रखने की ज़रूरत है, और ये ट्रिक हम आपको IIP के जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का हाईएस्ट टू लोअर शेयर है वो बता देता है, ठीक है। बेस ईयर इसका पता चल गया आपको। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या सर्विसेज वो होती हैं, तो याद रखना होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है वो सर्विसेज को वो नहीं करता है, कैलकुलेट नहीं करता है, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स सर्विसेज को कैलकुलेट नहीं करता है, मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा वो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। जबकि जो CPI है वो सर्विसेज को करता है। ये तो आप देख ही रहे हो, इंडस्ट्रियल वर्कर क्या करते हैं? सर्विस कर रहे हैं। एग्रीकल्चर लेबर क्या कर रही है? सर्विस कर रही है। तो इसका मतलब जो CPI है वो क्या करता है? सर्विसेज को कंसिडर करता है, लेकिन WPI सर्विसेज को कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। IIP के बारे में सारी चीज़ें बता दी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। थाली इंडेक्स के बारे में बताना है। सबसे पहले है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस हैज़ कंपाइल्ड द थाली इंडेक्स। थाली इंडेक्स को नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने निकाला। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है थाली कॉस्ट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ मील कुकड विद इन द हाउस होल्ड। ये भी सही है कि कितनी मील कुकड हो रही है। थर्ड है द मोस्ट एक्सपेंसिव वेज थाली इन रूरल एरियाज वॉज इन हिमाचल। देखो ये हिमाचल में नहीं थी, ये थी अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में सबसे महंगी थाली है रूरल एरियाज में, ये बताया गया था। और इसमें इस थाली में किस चीज़ का कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, जो PDS के अंदर देते हैं वो कॉस्ट नहीं माना गया है, ठीक है। वो एक्सक्लूड कर दिया गया है। नॉर्मल मार्केट रेट पे जो थाली बनती है उसका कॉस्ट मेनली इसमें वो डाला गया है, ठीक है। और क्या बताया गया है? और बताया गया है थाली इंडेक्स में कि जो अफोर्डेबिलिटी ऑफ थाली है ना, अफोर्डेबिलिटी ऑफ थाली ओवर द पीरियड वो अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हुई है, इंप्रूव हुई है, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हुई है। वेज थाली की बात करूँ, अगर वेज थाली की बात करूँ तो वो 29% इंप्रूव हुई है, और जो नॉन वेज थाली है वो कितनी इंप्रूव हुई है? वो 18% इंक्रीज हुई है। कब से कब तक का डेटा बता रहे हैं? 2006-07 से 2019-20 का वो बता रहे हैं, ठीक है, डेटा, ठीक है। तो ये बता रहे हैं वेज थाली में इंप्रूवमेंट हुई है 29% अफोर्डेबिलिटी में, और नॉन वेज थाली में हुई है 18%, ठीक है। बेशक भूख में नहीं बढ़ गई है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो गई है वेज थाली की, ठीक है। सस्ता हो गया इंडिया में सारा फूड। उसके बाद बेयर नेसेसिटीज़, देखो एक ये तो चलो उसको बाद में ही बात करते हैं उसकी, ठीक है। तो चलो ये है अफोर्डेबिलिटी के बारे में थी कि अफोर्डेबिलिटी जो है बढ़ गई है, ठीक है। और बस यही है इसके बारे में। तो इसको निकालता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस और किसको निकालता था? और निकालता था किसको? इसको CPI रूरल अर्बन को, ठीक है। तो आ जाते हैं, दोनों दो सही है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो थर्ड रॉन्ग है, तो आंसर आ गया हमारा A, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में क्या नहीं आता? देखो कोर में एक चीज़ याद रखना, दो इन्फ्लेशन होते हैं, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक होता है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में से अगर हम फूड एंड फ्यूल का घटा देंगे ना, फूड एंड फ्यूल, देखो क्यों हटाते हैं? देखो कोर में क्या होता है ना, कोर इन्फ्लेशन होता है, मतलब कोर इन्फ्लेशन मतलब जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनका इन्फ्लेशन, जो ओवर द टाइम जिनका प्राइस थोड़ा स्टेबल रहता है, वोलेटाइल प्राइसेस नहीं होते। फूड का प्राइस क्या है? डेली बढ़ता घटता रहता है। फ्यूल का प्राइसेस बढ़ता घटता रहता है। तो उनके प्राइसेस को अगर हम घटा दें कोर में से, मतलब हेडलाइन में से, तो कोर इन्फ्लेशन बन जाता है, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन में क्या कैलकुलेट नहीं होता? फूड और फ्यूल का प्राइस कैलकुलेट नहीं होता। तो फूड और फ्यूल का प्राइस कैलकुलेट नहीं होता, तो कोर इन्फ्लेशन के बारे में क्या नहीं है। तो क्या आ जाता है इसका आंसर? इसका आ जाता है फर्स्ट एंड सेकंड इसमें नहीं है, सर्विसेज इसमें होते हैं इंक्लूड, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन और में से अगर हम फ्यूल और फूड के इन्फ्लेशन को घटा देंगे तो कोर इन्फ्लेशन बच जाएगा। ये क्या है? वोलेटाइल प्राइस आइटम्स है, ठीक है। और बस हो गया हमारा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020 के बारे में बताना है। सबसे पहले है इट प्रोवाइड्स दैट फूड स्टफ इंक्लूडिंग सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटोज, ऑनियन, एडिबल ऑयल एंड ऑयल्स शैल ओनली बी रेगुलेटेड अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज विच में इंक्लूड वॉर, फेमाइन, नेचुरल कैलेमिटी ऑफ ग्रेव नेचर। ये बिल्कुल सही है, तभी रेगुलेट होंगे जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाएगी। सेकंड है इट प्रोवाइड दैट एनी एक्शन ऑन इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट वुड बी बेस्ड ऑन प्राइस ट्रिगर सच एज 100% इंक्रीज इन रिटेल प्राइसेज ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। बिल्कुल सही है। और अगर 50% इंक्रीज हो जाता है नॉन पेरिशेबल एग्री फूड स्टफ में, नॉन पेरिशेबल एग्री फूड स्टफ में अगर 50% इंक्रीज हो जाता है, और अगर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में 100% इंक्रीज हो जाता है, तो तभी केवल ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है ये ट्रिगर होगा, ठीक है। नहीं तो ट्रिगर नहीं होगा। और ये भी कब इंक्रीज होनी चाहिए? ये नहीं है कि आज 100% इंक्रीज हो गया, कब से इंक्रीज होनी चाहिए? तो इसकी कोई लिमिट तो होगी, कितना डबल होना चाहिए, कब से डबल होना चाहिए? ओवर इमीडिएटली
जो पिछले वाले 12 मंथ्स है उनका एवरेज देखा जाएगा, ठीक है, उनका देखा जाएगा, और लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज प्राइस देखा जाएगा, लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज प्राइस देखा जाएगा, और पिछले जो 12 महीने हैं उनका इमीडिएट प्राइस देखा जाएगा। उसके हिसाब से जो भी कम होगा तब लग जाएगा, ठीक है। क्या एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जो फूड स्टॉकिंग को लिमिट है वो हट जाएगी। तो यही है इसके में, और तो क्या ही है इसमें। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आ गया हमारा सी, ठीक है, आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। नेशनल मिशन ऑन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, हाँ देख लेते हैं। टू अचीव ग्रोथ विद इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, बिल्कुल। सेकंड है मैंडेटिंग रिडक्शन इन एनर्जी कंजप्शन इन लार्ज एनर्जी कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज, एनर्जी इंसेंटिव इंक्लूडिंग रिड्यूस टैक्सेस ऑन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, तो ये भी सही है। एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में ये मेन चीज़, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। और ये तो इसका आंसर हो गया डी। और मेन चीज़ है ये किसका पार्ट है, ये है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो बना था, उसमें उसके जो 8 मिशंस थे, उन 8 मिशंस में से एक है नेशनल मिशन ऑन इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। और ये किस एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंडर है, ये तो आपको पता ही है। इसके अंडर और क्या क्या है, एक चीज़ याद रखो, इसके अंडर और क्या क्या है। इसके अंडर है, एक तो है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम है, ठीक है। परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड जो स्कीम है ये किसके लिए है, ये लार्ज स्केल जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए, लार्ज स्केल जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, ये उनके लिए, ठीक है। इसमें क्या है, मेन मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है कॉस्ट इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने का एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। और मेनली इसमें क्या किया जाएगा, सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी सेविंग दिया जाएगा, और वो ट्रेड भी किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो, आप सर्टिफिकेट लो एनर्जी सेविंग का, और फिर उसको यूज़ करो, ठीक है। तो ये है लार्ज स्केल जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है मेनली उनके लिए परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, ठीक है। एक है मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये मेनली इनोवेटर्स को वो देगा, मतलब मेनली इनोवेटर्स के लिए कि एनर्जी एफिशिएंसी में आपको इनोवेशंस करनी है, मार्केट ट्रांसफॉर्म करनी है हमें। उसके बाद आ जाता है एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग जो प्लेटफॉर्म है ये मेनली है फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए अफोर्डेबल रेट्स पे। उसके बाद एक और है इसके अंदर फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये मेनली किसके लिए है, इनोवेटिव फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इनोवेटिव फिस्कल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करने के लिए मेनली, जैसे कि हो गया रिस्क गारंटी आप दे दो एनर्जी एफिशिएंट जो आप कर रहे हो, या फिर वेंचर कैपिटल फंड प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो इसमें मेनली फंड प्रोवाइड किए जाएंगे, इनोवेटिव मतलब वही है, इनोवेटिव फिस्कल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करने के लिए है ये फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो 4 स्कीम है ये किसके अंडर है, ये 4 स्कीम है ये किसके अंडर है, नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। और ये मिशन आया कब था, 2011 में आया था, किसके अंडर, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अंडर, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इसको इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है। और तो एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बहुत सारी स्कीम है, जैसे कि उदय योजना होगी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना होगी, ठीक है, पावर फॉर ऑल 24/7, उजाला, सौभाग्य है, सारी स्कीम किसके लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। तो ये आगे आपको समझ में, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इसको इंप्लीमेंट करेगी, 2011 में आई। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में 8 स्कीम्स हैं, उसका एक पार्ट है कौन सा, नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, उसके भी 4 पार्ट्स हैं। मेन ये चीज़ जो ऑप्शंस में दी गई है ये किया जाएगा इसमें। मेन है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, ये लार्ज स्केल एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ के लिए किया जाएगा, उनको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट खरीदने होंगे और फिर उसको वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ये मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या किया जाएगा, मेनली इनोवेटर्स, मेनली क्या किया जाएगा इसमें, इनोवेटर्स को मेनली थ्रस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। फिर एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, इसमें मेनली फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। फिर है फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें मेनली इनोवेटिव फिस्कल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि उनको वेंचर कैपिटल फंड प्रोवाइड कर दो, या फिर पार्शियल रिस्क गारंटी दे दो एनर्जी एफिशिएंट जो यूज़ करते हैं उनको, ठीक है। तो ये हो गया, ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या है, ओएसपी रेगुलेशंस के बारे में बताना है। ओएसपी रेगुलेशन, ओएसपी मतलब अदर सर्विस प्रोवाइडर रेगुलेशन किसके उसमें है सुनने को आपको मिला, तो ये है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है ये, ठीक है। मेनली क्या है इसमें नई गाइडलाइंस बनाई गई हैं किसके लिए, ताकि जो बीपीओ इंडस्ट्री का बर्डन कम हो सके और वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर वाला कंसेप्ट लागू हो सके, ठीक है। मेनली जो भी ओएसपीज़ को मतलब अदर सर्विस प्रोवाइडर्स को जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती थी उनको बीपीओ सर्विसेज में, तो वो अभी
छोड़ दी गई है कि आपको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर के कंसेप्ट को ईज़ कर दिया गया है और मेनली बीपीओ इंडस्ट्री को इंक्रीज़ करने के लिए ये किया जा रहा है, ठीक है, ओएसपी को वो किया जा रहा है। तो अदर सर्विस प्रोवाइडर किसकी इसमें है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के इसमें इसको यूज़ किया जाता है। एक और आता है वीएनओ लाइसेंस। वीएनओ लाइसेंस आपने आईएसपी का लाइसेंस सुना होगा, यह है वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर, ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर। एक आपने आईएसपी सुना होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसी का स्मॉल पार्ट है वीएनओ लाइसेंस, मतलब वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर। ये क्या है, अगर बाई चांस कोई भी आईएसपी बिजनेस वाला चाहता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही अपना काम चलाना चाहता है, ठीक है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही बिजनेस करना चाहता है, तो उसको आईएसपी लेने की जरूरत नहीं है, वो वीएनओ लाइसेंस ले सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा उसको, ठीक है, क्योंकि ये सस्ता है। तो वीएनओ लाइसेंस किसके रिस्पेक्ट में है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के में, ठीक है। तो ये ऐसे टर्म बता दी बाई चांस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया। सर्विसेज सेक्टर के बारे में हमें बताना है। फर्स्ट है, अमंग द स्टेट्स बिहार हैज़ द लोएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज सेक्टर इन ओवरऑल ग्रॉस value addition and for Delhi and Chandigarh the services sector contribution is more than 85% in gross state value added, ठीक है। तो इसमें बताना है, तो देखो इसमें जो लोवेस्ट है ना, लोवेस्ट जो कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का वो बिहार में नहीं है, वो कहाँ पे, सिक्किम में है, कहाँ पे, सिक्किम में है। और चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए सर्विसेज सेक्टर 85% से भी ज़्यादा वैल्यू एडिशन करता है। ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या आ गया, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या बोलता है, कौन सी रिपोर्ट कौन निकालता है। फिर है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक नहीं निकालता है, इसको निकालता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसको निकालती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर। वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर को कौन निकालता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं निकालता इसको निकालता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, को निकालती है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो थर्ड क्या है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये कौन निकालता है, इसको निकालती है, इसने बोल रखा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, इसको निकालती है OECD, सॉरी इसको निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसको कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ये इसको नहीं निकालता। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन किसको निकालता है, वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर को, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसको निकालता है, ये निकालता है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है, आंसर क्या आ गया, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के बारे में बताना है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के बारे में सबसे पहले, मैरीन प्रोडक्ट्स हैव रिमेन्ड द लार्जेस्ट कमोडिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया लास्ट 5 ईयर्स, ये बिल्कुल सही है। और बासमती राइस सेकंड मोस्ट एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चरल कमोडिटी इंडिया में, ये भी सही है। तो आंसर क्या आ गया इसका, सी, ठीक है, आंसर क्या आ गया, सी। और याद रखना, इंडिया जो है वो नेट एक्सपोर्टर रहा है सिंस 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और ये तो बताई दिया इसमें कि लास्ट 6 ईयर्स में मैरीन प्रोडक्ट्स जो है वो लार्जेस्ट इनका एक्सपोर्ट हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। और टोटल एग्री एक्सपोर्ट की बात करूं, अगर मैं टोटल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की बात करूं, टोटल एग्री एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो वो अगर 2015-16 से लेके अगर 2019-20 की बात करो तो 14% से 19% तक इंक्रीज़ हुआ है। टोटल एग्री एक्सपोर्ट हमारा 14% से 19% हमने इंक्रीज़ किया है, ठीक है। और बासमती राइस का तो पता ही है इंक्रीज़ हुआ है। मिल्क प्रोडक्शन में भी इंडिया सबसे आगे है, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में होता है। और इंडिया में भी कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन, यूपी में होता है। अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करूँ तो इंडिया क्या है, लार्जेस्ट है। इंडिया में भी लार्जेस्ट कहाँ पे होता है, यूपी में ज़्यादा होता है, ठीक है, यूपी में ज़्यादा होता है, फिर राजस्थान में प्रोडक्शन की बात, ठीक है। और कंजप्शन में तो रूरल एरियाज़ ज़्यादा हैं अर्बन एरियाज से, ठीक है। और बफेलोज़ की भी वर्ल्ड में ज़्यादा पॉपुलेशन इंडियाज़ में है, बफलोज़ की, ठीक है। और मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमारे एग्रीकल्चर के लिए कौन से हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट का हमारा अच्छा डेस्टिनेशन कौन है, तो वो है USA, सऊदी अरेबिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा जाते हैं। और मेन कमोडिटीज़ कौन है, मैरीन प्रोडक्ट्स हो गए, बासमती सेकंड हो गया, थर्ड आ जाता है बफलो मीट, इनके बाद आता है बफलो मीट, और फोर्थ पे आता है फिर स्पाइसेस। ये है मेन एक्सपोर्ट के आइटम्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। वर्ल्ड सोलर बैंक रिसेंटली न्यूज़ में है, क्यों है, तो ये तो सबको पता होगा कि वर्ल्ड सोलर बैंक क्यों है न्यूज़ में। कौन बना रहा है इसको बना रही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसको बना रही है, ठीक है। इंडिया ने जो बनाई है, ठीक है, जिसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में जो बनी थी, मेन किसके लिए है, सोलर प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंस डेवलपमेंट के लिए मेंबर कंट्रीज़ में। फर्स्ट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक बनेगा जो इंडिया में, जिसके हेडक्वार्टर्स होंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड सोलर बैंक किसका इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ना वर्ल्ड बैंक का, ना इसका, ठीक है। तो आंसर आ गया डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे।
नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रपोज्ड इन यूनियन बजट 2021 के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो क्या क्या है इसके बारे में, तो सबसे पहले है NABFID इज़ द फर्स्ट एवर डेवलपमेंट बैंक टू बी सेटअप इन इंडिया, कि ये पहला डेवलपमेंट बैंक बन रहा है इंडिया में। बिल्कुल गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि और भी बहुत सारे डेवलपमेंट बैंक इंडिया में बन चुके हैं पहले, जैसे कि हो गया नाबार्ड, ठीक है, एक्सिम बैंक, उसके बाद हो गया नेशनल हाउसिंग बैंक, IFCI, ठीक है, ये सारे क्या हैं, डेवलपमेंट बैंक ही हैं। तो ये पहला है, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा एंड डेवलपमेंट वुड बी फाइनेंस्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इन इक्वल प्रोपोर्शन। ये भी रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा, 100% सेंटर इसको वो करेगी, 100% पहले सेंटर का शेयर होगा, लेकिन बाद में क्या होगा, सेंटर का शेयर केवल 26% तक रह जाएगा, ठीक है, और ये टोटल ट्रांसफ़र कर देगी गवर्नमेंट, ठीक है, किसी एजेंसी को या जो भी लेगा, ठीक है, ये है इसमें। और मेन इसको कौन गवर्न करता है? मेन इसको गवर्न करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन इसको गवर्न करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और मेन है एक और चीज़ इसमें थी कि ये भी क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ कि इसके जो एम्प्लॉयर्स हैं ना, जो जैसे कि डायरेक्टर हो गया या फिर कोई भी एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके अगेंस्ट आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती इनके एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको स्क्रूटनी करने की परमिशन ना दे दे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देगी तब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, नहीं तो यहाँ पे इनके एम्प्लॉयज़ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। तो और ये जो बैंक है ये कहाँ कहाँ से पैसे ले सकते हैं? तो देखो ये पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेंगे, ये पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेंगे, ये मेन उठाएंगे मार्केट से पैसे, गवर्नमेंट से ले सकते हैं या फिर RBI से भी ले सकते हैं या फिर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, लेकिन ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो होते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, दोनों ही गलत हैं, तो आंसर आ गया D, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। स्वच्छ भारत योजना के बारे में बतानी है। प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना कितनी बार बता चुकी हूँ मैं ये। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना सीक्स टू डेवलप कैपेसिटी एट ऑल द 3 टायर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। बिल्कुल। द स्कीम वुड बी फाइनेंस्ड बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट। ये जो स्कीम है वो सेंटर और स्टेट दोनों फाइनेंस करेंगे, और ये कितने साल के लिए होगी? 6 ईयर्स के लिए होगी। तो दोनों ही सही है, तो आंसर क्या आ गया इसका? C, ठीक है। कल भी करंट अफेयर्स के लेक्चर में बताया मैंने। कहा जाता है 24 पे जल जीवन मिशन अर्बन के बारे में बताना है। पहली बात है कि इट्स सीक टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर कनेक्शन टू ऑल अर्बन हाउस होल्ड विद ड्यूअल पाइप सिस्टम, तो ये सही है। और इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको इंप्लीमेंट नहीं करेगी, इसको करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड इसकी रॉन्ग है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स करेगी और मेनली वाटर वहाँ तक पहुँचाएगी, ठीक है, टेप एंड सीवर के कनेक्शन दोनों के। और क्या किया जाएगा इसमें? वाटर बॉडी को रिजुविनेट भी किया जाएगा, सर्कुलर वाटर इकोनॉमी डेवलप की जाएगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अप्लाई की जाएगी, अवेयरनेस फैलाई जाएगी, ठीक है, जन आंदोलन क्रिएट किया जाएगा वाटर के लिए, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर्वेज भी किए जाएंगे, PPP मॉडल पे ये की जाएगी। और मतलब जो यूटीज़ है वहाँ पे 100% फंडिंग सेंटर देगा, और हिल स्टेट्स और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पे 90% फंडिंग सेंटर देगा। और ये इसमें जो मेन फंडिंग होगी वो आउटकम बेस्ड फंडिंग होगी, ये चीज़ और याद रखना। यहाँ पे फंडिंग क्या होगी? आउटकम बेस्ड फंडिंग होगी। ये तो होगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एक आप अगर बोलो कि जल जीवन मिशन, अगर रूरल की बात करूँ, जल जीवन मिशन रूरल, तो उसको कौन इंप्लीमेंट करेगा? तो उसको करेगी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कहीं वहाँ पे रूरल डेवलपमेंट मत लगा देना, ठीक है। और अर्बन को करेगी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और रूरल को कौन करेगा? रूरल को करेगी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और अर्बन को करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। Consider the following statements related to vehicle scrappage policy introduced in Union Budget 2021-22। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में बताना है। सबसे पहले है अंडर दिस पॉलिसी ऑल द कमर्शियल एंड पर्सनल व्हीकल्स वुड हैव टू बी कंपल्सरी स्क्रैप्ड आफ्टर 15 to 20 ईयर्स। 15 से 20 साल के बाद जितने भी कमर्शियल और पर्सनल और कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको कंपल्सरीली स्क्रैप किया जाएगा। देखो कंपल्सरी नहीं है, वॉलेंट्री है, ठीक है। पहली चीज़ ये कंपल्सरी नहीं है, वॉलेंट्री है। स्क्रैपेज पॉलिसी आई तो है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। मतलब आप 15 साल के बाद उसको करवा सकते हो, ठीक है। अगर आप उसी व्हीकल को कंटिन्यू रखते हो तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सेम व्हीकल को कंटिन्यू रखते हो, मान लो आपने सेम व्हीकल कंटिन्यू रख लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा उसका, ठीक है, एक तो फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और एक है कि वहाँ पे आपको एडिशनल रोड टैक्स भी देना पड़ेगा, एडिशनल रोड टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप उसको स्क्रैप करवा लेते हो और एक नया व्हीकल ले लेते हो तो फिर आपको इंसेंटिव भी दिए जाएंगे, आपको टैक्स वहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है, नया व्हीकल जब आप खरीदोगे। और तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर है, ठीक है। और
जितने भी, हाँ इसके व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी होगी। सेकंड है द व्हीकल हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय मिनिस्ट्री, देखो मिनिस्ट्री मैंने बता दी, इन्वायरमेंट नहीं है, तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो आंसर आ गया डी। ठीक है, आ गया डी। गवर्नमेंट व्हीकल के लिए 15 साल है इसकी स्क्रैपेज का टाइम, और प्राइवेट व्हीकल के लिए 20 ईयर्स है। ठीक है, और क्या इंडिया में जो जीपीएस सिस्टम भी लगाया जाएगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सारे टोल्स पे, ताकि जितने भी टोल्स हैं इंडिया से वो 1 साल के अंदर हट जाएं। तो मतलब जितने भी टोल हैं उनको 1 साल में हटाने की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि वही है, जीपीएस सिस्टम लगाएंगे सारी गाड़ियों में, सब में। ठीक है, तो 25 हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। मित्रा स्कीम के बारे में बताना है। मित्रा स्कीम लॉन्च अभी लॉन्च हुई है मित्रा स्कीम, तो वो किसके लिए है? तो वो किसके लिए है? तो वो है प्रमोशन ऑफ मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाने की स्कीम है। तो इसकी फुल फॉर्म भी यही है, और यही बनाने की है मित्रा स्कीम। ठीक है, टेक्सटाइल पार्क बनाने हैं ताकि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्या हो, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ठीक है, इसीलिए। और मेनली इसमें क्या है, 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात चल रही है। 3 साल में लगभग 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। और इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट है। ठीक है, इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ठीक है, टेक्सटाइल्स का। ठीक है, इंडियन का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हो गई, आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कंसिडर द फॉलोइंग। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले है द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वुड बी फाइनेंस्ड बाय सेंटर एंड स्टेट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इनको तीनों जने फाइनेंस करेंगे, और कितना कितना करेंगे, ये भी 39 करेगा, और स्टेट भी 39 करेंगी, और प्राइवेट जो है वो 22 करेगा। ठीक है, तो ये हो गया बिल्कुल सही। सेकंड है एनर्जी सेक्टर अकाउंट फॉर हाईएस्ट शेयर ऑफ फंडिंग अंडर नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन। और जो भी इंफ्रा डेवलप किया जाएगा उसमें सबसे ज़्यादा शेयर एनर्जी का होगा। बिल्कुल सही बिल्कुल सही बात है, 24% एनर्जी का शेयर होगा। उसके बाद ज़्यादा शेयर होगा हमारा रोड का, उसके बाद होगा अर्बन इंडिया का, और उसके बाद है रेलवेज़ का। ठीक है, तो ये होंगे शेयर सबसे ज़्यादा, तो एनर्जी सेक्टर का सबसे ज़्यादा शेयर होगा। ठीक है, और इसमें इनिशियल जो वो की गई है 5 साल के लिए, इसमें जो पैसे दिए गए हैं वो दिए गए हैं 102 लाख करोड़, 102 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं इसके अंदर। ठीक है, याद कहीं लिख दें 700 लाख करोड़, 1,000 करोड़ दिए गए हैं, ऐसा नहीं है, 100 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, और एक वेबसाइट बनाई गई है इसके अंदर ही, उसको बोलते हैं इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड। इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड एक वेबसाइट भी बनाई गई है इसके अंदर। ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी लार्ज स्केल जो गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट बना रही है उनके बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रा दोनों ही क्रिएट किए जाएंगे, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रा दोनों ही इंफ्रा क्रिएट किए जाएंगे। और किसने इसको रिकमेंड किया था कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनानी चाहिए? ये बताया था अटानू चक्रवर्ती ने। अटानू चक्रवर्ती टास्क फोर्स एक बनी थी, उसने बनाया था कि ये करना चाहिए, क्या ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये टास्क फोर्स बनी थी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 बोलता है हमें इनवाइट्स के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सबसे पहले इनवाइट्स पुल मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन वेरियस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स सच एज रोड, रेलवे, पोर्ट। जो इनवाइट्स है वो इन्वेस्टर से पैसे लेता है इन सब में लगाने के लिए। बिल्कुल सेकंड है इनवाइट्स कैन नॉट इन्वेस्ट मनी इन ऑलरेडी कंप्लीटेड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो याद रखना इनवाइट को ये स्टेटमेंट तो है हमारी रॉन्ग, क्योंकि इनको जो 90% पैसे हैं ना, जो भी जो 90% है, 90% नहीं, इनको जो 80% मनी है ना, 80% मनी इनको कंप्लीटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करनी है, ताकि वहाँ से ये प्रॉफिट ले सकें और लोगों का पैसा डूबे ना। और 20% जो पैसा है वो इनको कहाँ लगाना है? वो इनको मेनली जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उनमें लगाना है, और 80% कहाँ पे लगाना है? जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए उनमें लगाना है। ठीक है, तो ये नहीं इन्वेस्ट कर सकते, नहीं, 80% तो इनको कंप्लीटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ही लगाना है। थर्ड है इन्वाइट्स आर रेगुलेटेड बाई सेबी। इन्वाइट्स को जो है सेबी रेगुलेट करता है, ये भी सही है। सेबी के अंडर भी इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन रूल्स बनाए गए हैं, उनके अंडर ये होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं, कुछ ट्रस्टीज़ होते हैं, और कुछ इन्वेस्टमेंट मैनेजर होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, ये इसका वो होता है। ठीक है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अगर इनवाइट्स में आपको इन्वेस्ट करना है तो इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? 10 लाख इनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो। इसीलिए ये मेन किसके लिए? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए है ये। ठीक है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए ये है। और 90% जो इसका प्रॉफिट जनरेट होगा वो मेनली इसके इन्वेस्टर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डिविडेंड की फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है और सेकंड रॉन्ग है, तो आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। नेशनल रेल पाइपलाइन 2030 के बारे में बात करनी है। नेशनल रेल पाइपलाइन 2030
सबसे पहले किसके अंडर है ये, इंडियन रेलवे ने ये शुरू किया, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, इट सीक टू इंक्रीज द मॉडल शेयर ऑफ रेलवे इन फ्रेट ट्रैफिक टू 45%। यस, मॉडल शेयर को कितना करना है, 45% करना है। सेकंड है, इनको ओवरऑल ऑपरेटिंग रेशियो रिड्यूस करना। देखो ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में बात ही नहीं हुई है इसमें, ठीक है। इस नेशनल रेल प्लान में 2030 में कोई ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में बात ही नहीं हुई है, तो सेकंड रॉन्ग हो गया, ए करेक्ट हो गया। मेनली क्या है इसका टारगेट नेशनल रेल प्लान का, कि फ्यूचर रेडी करनी है हमें रेलवे, ताकि हमारी जो बाद में डिमांड क्रिएट हो उससे पहले हम कैपेसिटी बिल्ड कर चुके हों, ठीक है। अभी हमारा शेयर कितना है, मॉडल शेयर 27% है, इंक्रीज़ कहाँ तक करना है, 45% तक हमें इंक्रीज़ करना है, ठीक है। और मेनली ट्रांजिट टाइम को जो है हमें कम करना है और स्पीड को इंक्रीज़ करना है। याद रखना है इसमें क्या करना है, एवरेज स्पीड को हमें इंक्रीज़ करना है, कितना, 50 किलोमीटर पर आवर से, 50 किलोमीटर पर आवर से हमें स्पीड को इंक्रीज़ करना है इनकी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैव बीन कैटेगराइज्ड एज स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। कौन से सेक्टर्स को स्ट्रेटेजिक सेक्टर बोला गया है, न्यूली अनवेल्ड न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पॉलिसी में। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स किनको बोला गया है, तो बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोलियम, तीनों को ही बोला गया है। और चौथी आ जाती है एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस। स्पेस एंड डिफेंस, इन चारों को क्या बोला जाएगा, क्या बोला गया, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स बोला गया है, ठीक है। तो चारों ही स्टेटमेंट सही, नहीं हाँ तीनों ही सही है, तो आंसर आ गया डी, ठीक है। इसमें और क्या है कि इसमें है कि जो भी ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होंगे इसमें एक मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 तक ही ये रखी जाएंगी, और इनका मेनली जो शेयर होगा वो क्या कर दिया जाएगा। और जितनी भी हैं देखो, एक इनमें 1 से 4 कंपनीज रखी जाएंगी और 50% तक उनमें गवर्नमेंट अपनी शेयरिंग रखेगी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में। और जो अदर होंगे, मतलब जो अदर सेक्टर्स होंगे स्ट्रेटेजिक के अलावा, उन सबको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। उन सबको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, और जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ अभी रखी जाएगी, ठीक है, शेयरिंग गवर्नमेंट की, ये चीज़ है, ठीक है। तो यही बात है, तो आंसर आ गया इसका डी। और जो स्ट्रेटेजिक सेल होगी वो करेगा कौन, देखो जो स्ट्रेटेजिक सेल होगी उसको करेगा कौन, उसको करेगा डीपम के अंदर होगी वो, जो की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 हमें क्या बोलता है, स्वामित्व स्कीम के बारे में बताना है। स्वामित्व स्कीम में क्या है, जो भी रूरल एरियाज़ में जो लाल डोरे के अंदर घर हैं सबको प्रॉपर्टी कार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे उनके घर के। सबसे पहला है, दिस सीक टू मैप द रूरल एरियाज यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी इशू प्रॉपर्टी कार्ड टू रूरल एरियाज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, इसको कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। पंचायती राज इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। कौन सी स्कीम है ये, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। 100% कौन देगी, सेंटर देगी, ठीक है। स्वामित्व की अगर आप फुल फॉर्म की बात करो तो क्या है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, थ्रू इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। मेनली क्या अभी पूरे इंडिया में नहीं, अभी केवल 6 स्टेट्स में ये अप्लाई हुई है, ठीक है। 6 स्टेट्स में अप्लाई हुई है। कौन कौन सी, हरियाणा, कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र, यूपी और उत्तराखंड, ठीक है। इनमें ये अप्लाई हुई है। और कब से कब तक है, 2020 से 24 के बीच में प्रॉपर्टी कार्ड्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट सही है, तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। विद रेफरेंस टू रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड, रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड के बारे में बताना है। फर्स्ट, रूरल इंफ्रा फंड बाई बैंक्स थ्रू देयर शॉर्टफॉल इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अगर बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नहीं कर पाते हैं तो वो जो फंड बचेगा वो RIDF को ट्रांसफ़र करना है, तो बिल्कुल सही है। ये फंड को RBI मैनेज करता है, नहीं इस फंड को मैनेज करता है नाबार्ड। कौन करता है इसको, नाबार्ड मैनेज करता है, ठीक है। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कितनी देनी है, 40% देना है। अगर शॉर्टफॉल हो गया तो इसको देना है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट सही है, तो आंसर आ गया ए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। टाइम यूज सर्वे के बारे में बताना है। टाइम यूज सर्वे वॉज कंडक्टेड बाई नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल जो टाइम यूज सर्वे इन्होंने यूज़ किया है। सेकंड है, अकॉर्डिंग टू सर्वे द शेड्यूल्ड ट्राइब फीमेल आर इंगेज्ड इन द लिस्ट अनपेड सर्विस अमंग ऑल सोशल सेक्टर, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इन्होंने मेनली वुमेन्स के इंसाइट बताई है कि कहाँ कहाँ कितना है, तो ये हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। MSME की नई डेफिनेशन के बारे में बताना है, ठीक है। MSME की नई डेफिनेशन, द न्यू डेफिनेशन ऑफ MSME टेक इनटू अकाउंट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओरिजिनल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंडस्ट्री। तो इसमें मेनली क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं, यहाँ पे क्या टर्नओवर मेन वो किया गया है। न्यू डेफिनेशन में मेन क्या लिया गया है, टर्नओवर, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सेकंड है, एक्सपोर्ट्स ऑफ MSME आर नॉट अकाउंटेड इन टर्नओवर ऑफ MSME फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ MSME, ये भी सही है। थर्ड है, डेफिनेशन ऑफ MSME इज नोटिफाइड अंडर प्रोविजंस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट 2006, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो ये जो है इसमें मेन टर्नओवर को टेक इनटू अकाउंट लिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है बी, ठीक है।
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। एग्री वोल्टाइक फार्मिंग सिस्टम के बारे में बताना है। एग्री मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में, और वोल्टाइक मतलब सोलर वोल्टेज लगाना, ठीक है, सोलर वोल्टेज लगाना विद फार्मिंग, मतलब दोनों चीज़ करना, मतलब सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना और फार्मिंग भी करना, उसको बोलते हैं एग्री वोल्टाइक फार्मिंग सिस्टम। तो बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये देखो, फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स एंड सोलर पावर जनरेशन इन द सेम स्ट्रेच ऑफ लैंड को बोलते हैं एग्री वोल्टाइक फार्मिंग सिस्टम। आ जाते हैं 36 पे। फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट के बारे में बताना है। ए फार्मिंग एग्रीमेंट कैन नॉट बी एंटर्ड फॉर सेल और लीज और रेजिंग ऑफ एनी परमानेंट स्ट्रक्चर इन लैंड ऑफ फार्मर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर बाई चांस फार्मर पैसा नहीं दे पाता है, अगर उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं होता है, तो जो प्राइवेट्स हैं वो उनकी लैंड पे कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते, उसको नहीं बेच सकते। सेकंड है, ए फार्मर फेल्स टू ऑनर हीज कमिटमेंट एज पर फार्मिंग एग्रीमेंट, रिकवरी कैन नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द लैंड ऑफ द फार्मर। बिल्कुल उसकी लैंड के अगेंस्ट कोई रिकवरी नहीं हो सकती है, ठीक है। और ठीक है, इफ़ ए फार्मर फेल्स टू ऑनर हिज कमिटमेंट एज पर द फार्मिंग एग्रीमेंट, रिकवरी कैन बी इनिशिएटेड, सॉरी इसमें लिख रखा है कैन बी इनिशिएटेड, लैंड के अगेंस्ट नहीं हो सकती है, ठीक है, अभी बताया लैंड के अगेंस्ट कोई रिकवरी नहीं कर सकता है, ठीक है। थर्ड है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर विल फंक्शन एज SSDO फॉर डिसाइडिंग डिस्प्यूट। नहीं, डायरेक्ट SDM ही इसमें जो होगा वो इस डिसाइड करेगा डिस्प्यूट्स को, इसके बाद जाएगा केस कोर्ट्स में, ठीक है। तो ये BDO का नहीं है केस, तो थर्ड ब्यूरो को जाता है, तो इसका आंसर आ जाता है ए, ठीक है, आंसर आ जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 के बारे में बताना है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर हैव बीन डिफाइंड अंडर द एक्ट एज ओनली द वर्कर हु आर वर्किंग इन अनदर स्टेट एंड हैव बीन रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। देखो दूसरी स्टेट में तो है, लेकिन हैव बीन रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नहीं, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी है ना तब भी उसको उसके अंडर कवर किया जाएगा सोशल सिक्योरिटी में, तो सेल्फ एम्प्लॉयड को भी किया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होती है। हमारा आंसर आ जाता है बी, कि इट विल क्रिएट ए स्टैट्यूटरी बॉडी कॉल नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड भी एक एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, जिसको कौन हेड करेंगे, प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड को कौन हेड करेगा, प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है हमें, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है, तो प्राइम मिनिस्टर इसको हेड नहीं करेंगे भाई, कौन करेगा, लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर इसको हेड करेगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही किसी को नहीं हेड कर देते, तो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में को हेड कौन करेगा, लेबर मिनिस्टर। थर्ड क्या है, एग्रीगेटर विल कंट्रीब्यूट बिटवीन 1 से 2% ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर गिग इकोनॉमी वर्कर्स। जो एग्रीगेटर्स हैं वो करेंगे क्या, उनके एनुअल टर्नओवर का क्या करेंगे, उनके एनुअल टर्नओवर का 1 to 2% कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसके अंदर एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया जाएगा, जिसको हेड कौन करेंगे, लेबर मिनिस्टर, और इसमें गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, और जो इंटर स्टेट वर्कर्स हैं वेदर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या उनको कॉन्ट्रैक्टर ने लगा रखा है, सबके लिए होगा ये, ठीक है। तो आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड के बारे में बताना है, ठीक है। UNFCCC हैज़ लॉन्च्ड 1 सन वर्ल्ड, ये जो है तो याद रखना, अभी क्या, मैं करंट अफेयर्स जो देखते हैं उनको पता ही होगा ये किसने लॉन्च किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग। सेकंड है, इंडिया द इनिशिएटिव एम्स टू क्रिएट एन इंटरकनेक्टेड ग्रीन ग्रिड दैट विल इनेबल सोलर एनर्जी जनरेशन इन रीजन्स विद हाई पोटेंशियल एंड फैसिलिटेट इट्स इवैक्यूएशन टू डिमांड सेंटर्स। तो ये स्टेटमेंट सही है, यही करेगा ये, तो आंसर आ जाता है बी, ठीक है। तो 1 वर्ल्ड, तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, गुरुग्राम में है, और ये बनी कब थी, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में बनी थी। अभी और क्या बनाने की बात चल रही है, सोलर बैंक बनाने की बात चल रही है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में बात करनी है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को कौन निकालता है, तो याद रखना, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं निकालता है, कौन निकालता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट निकालता है इसको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है, 2020 में इंडिया इज प्लेस्ड बेटर देन अदर ब्रिक्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्टिंग ड्यू प्रोसेस को रिस्पेक्ट करने के टर्म में इंडिया को आगे रखा गया इनसे, तो ये स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या आ गया बी, ठीक है, आंसर क्या आ गया बी। और 2020 में वैसे नॉर्मल उसमें रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 69 है आउट ऑफ 128 कंट्रीज, कितनी है, 69 है। लेकिन ड्यू प्रोसेस में इंडिया की रैंक कितनी है, 45, ब्रिक्स कंट्रीज से आ गया ड्यू प्रोसेस में, ठीक है। ये चीज़ है। और मेनली जो ये है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसमें क्या क्या मापा जाता है, इसमें 8 फैक्टर्स हैं जिनको कैलकुलेट किया जाता है, 8 फैक्टर्स को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। 8 फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं, सबसे आते हैं कंस्ट्रेंट्स, फिर आता है एब्सेंस ऑफ करप्शन, उसके बाद आता है ओपन गवर्नमेंट, उसके बाद आता है ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, उसके बाद आता है रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, उसके बाद आता है सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। तो ये आते हैं इसमें 8 फैक्टर्स। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे।
प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के बारे में बताना है, ठीक है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के बारे में बताना है। द स्कीम हैज़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच, जो इसकी है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट वो है, तो यस ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, इट दिस स्कीम इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये भी सही है। थर्ड है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आर एलिजिबल फॉर कैपिटल लिंक्ड ग्रांट अलोंग दी एंटायर वैल्यू चेन, बिल्कुल सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इसमें लोन ले सकते हैं, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर आ गया डी। और क्या है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कौन सी स्कीम है ये? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और 2020 से लेकर 25 तक इसमें कितने रुपए लगाए जाएंगे? 10,000 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़ इसमें लगाए जाएंगे। और इंडिविजुअल जो यूनिट हैं जैसे कि उनको भी क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। प्रोजेक्टेड कॉस्ट पे 35%, ठीक है। और मैक्सिमम लिमिट इसमें कितनी होगी? मैक्सिमम लिमिट होगी इसमें 10 लाख से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है, 10 लाख लिमिट होगी, ठीक है। और प्रोजेक्टेड कॉस्ट का 35% मिलेगा, ठीक है, प्रोजेक्टेड कॉस्ट का 35 वो मिलेगा। अगर सीड कैपिटल प्रोवाइड करनी है, मान लो सीड कैपिटल प्रोवाइड करनी है किसको? सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर हैं उनको अगर सीड कैपिटल प्रोवाइड करनी है तो उनको 40,000 रुपये दिए जाएंगे पर मेंबर को। हर एक मेंबर को कितने दिए जाएंगे? 40,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। और मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में हेल्प की जाएगी, ठीक है, उनकी 5 ईयर्स की स्कीम होगी, तो ये चीज़ें हो जाती हैं इसके बारे में, तो आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बताना है। फर्स्ट है, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फॉर्मल स्किलिंग टू माइग्रेंट लेबर। माइग्रेंट लेबर को फॉर्मल स्किलिंग देने की बात चल रही है, बिल्कुल। सेकंड है, डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी विल बी फोकल पॉइंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, ये भी सही है। थर्ड है, स्कीम विल फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 to 12। क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट को स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ जाता है इसका? डी। सारी ही सही है। अभी क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 3rd फेज अभी शुरू है, ठीक है, 2021 में, ठीक है। इसमें मेनली क्या है, माइग्रेंट्स को मिला के टोटल 8 लाख कैंडिडेट्स को स्किल प्रोवाइड की जाएगी। और किस मिनिस्ट्री के अंडर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर है। और डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसका फीचर क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अगर आपको पहले ही कोई स्किल आती है तो आप उसका सर्टिफिकेट ले सकते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। एक इसमें पोर्टल बनाया जाएगा जिसको बोलते हैं स्मार्ट पोर्टल। क्या बनाया जाएगा इसमें? एक स्मार्ट पोर्टल भी बनाया जाएगा। स्मार्ट पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है? स्किल मैनेजमेंट एंड एक्रीडिएशन ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। स्किल मैनेजमेंट एंड एक्रीडिएशन ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर, तो ये है, ये स्मार्ट पोर्टल इसमें बनाया जाएगा। आ जाते हैं 42 पे। बेसिक नीड्स इंडेक्स के बारे में बताना है। बेसिक नीड्स इंडेक्स, द इंडेक्स ट्रैक्स 5 इंडिकेटर्स ऑफ विच वाटर एंड सैनिटेशन आर इंक्लूडेड, बिल्कुल इसमें वाटर एंड सैनिटेशन इंक्लूडेड है। वाटर एंड सैनिटेशन के अलावा और कौन से हैं? वाटर एंड सैनिटेशन के अलावा आता है हाउसिंग सेक्टर और माइक्रो इन्वायरमेंट और भी फैसिलिटी एंड अदर फैसिलिटीज़, ठीक है, एंड अदर फैसिलिटीज़। सेकंड है, द इंडेक्स हैज़ बीन रिलीज्ड बाय नीति आयोग। इस इंडेक्स को किसने रिलीज़ किया है? नीति आयोग ने, तो ये नहीं है, इसको बनाया है इकोनॉमिक सर्वे ने। बेसिक नीड्स इंडेक्स को किसने बनाया है? इकोनॉमिक सर्वे ने इसको प्रिपेयर किया है, नीति आयोग ने इसको प्रिपेयर नहीं किया, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, हमारा आंसर आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू बेसिक नीड्स इंडेक्स द इंप्रूवमेंट इन एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज़ फॉर पुअरेस्ट हाउस होल्ड हैव बीन हायर देन फॉर रिचेस्ट हाउस होल्ड। ये बिल्कुल सही है कि बेसिक नेसेसिटीज़ की जो एक्सेस है वो पुअर हाउस होल्ड तक ज़्यादा पहुंची है एज़ कम्पेयर टू वो हाउस होल्ड्स जो रिच हाउस होल्ड्स हैं। और इसमें जो मेनली वो लिया गया है, डाटा लिया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और NSSO से लिया गया है, ठीक है। बस यही चीज़ थी इसमें, तो इसका आंसर आ जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ग्रीन स्पैन गुडोटी रूल। ग्रीन स्पैन गुडोटी रूल किसको बोलते हैं? तो वे बोलते हैं, ए कंट्रीज फॉरेक्स रिजर्व शुड बी इक्वल टू शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट। किसी भी कंट्री के जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं वो शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट के इक्वल होने चाहिए। ये है क्या क्या ग्रीन स्पैन गुडोटी रूल को बोलते हैं ये। इसका रेशनल है कि जो कंट्रीज हैं उनके पास इनफ रिजर्व्स होने चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म फॉरेन कैपिटल अगर विड्रॉ हो जाती है टोटल, मतलब टोटल विड्रॉ हो जाए, तो इंडिया के पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो सस्टेन कर पाए, ठीक है। क्योंकि बाहर का सेक्टर क्या, मान लो FPI में बहुत सारे पैसे आ गए, तो इंडिया के पास उतना फॉरेक्स रिजर्व भी होना चाहिए कि अगर वो सारे पैसे चलाएं तो इंडिया की मार्केट क्रैश ना करे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्रीन स्पैन गुडोटी रूल। आ जाते हैं 44 पे। ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में बताना है। ऑपरेशन ग्रीन सबसे पहले है, ऑपरेशन ग्रीन सीक टू चेक द वोलेटिलिटी इन प्राइसेस ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज़ इंक्लूडिंग टमाटो, ओनियन, पोटैटो। इसमें वोलेटिलिटी चेक की जाती है टमाटो, ओनियन, पोटैटो की, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, इसको इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स नहीं, इसको करती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग।
कौन करती है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इसको वो करती है क्या? इम्प्लीमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और पहले तो इसमें केवल टमाटो, ऑनियन, पोटैटो थे, लेकिन अभी इसमें 22 पेरिशेबल कमोडिटीज़ को भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है। किसमें? 22 पेरिशेबल जो कमोडिटीज़ हैं उसको इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। और उसकी नोडल एजेंसी कौन है? नाफेड। नाफेड इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है। और किसके लाइन्स पे किया गया? ऑपरेशन फ्लड की लाइन्स पे ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया था, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड की उस पर। तो ये हो जाता है हमारा ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। ओ स्ट्रॉम्स एंड ओ स्मार्ट इनिशिएटिव किसके हैं? तो ये किसके हैं? ओशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हैं। ओ स्मार्ट, ओ मतलब ओशन, दोनों में ही ओशन है, ओशन, और यहाँ से है सर्विसेज, ये है सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, मॉडलिंग एंड साइंस, रिसर्च, मॉडलिंग एंड साइंस, ठीक है। ये है इसका ओ स्ट्रॉम्स की फुल फॉर्म। और स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? ओशन, सर्विसेज, वही है सेम, मॉडलिंग, एप्लीकेशंस, रिसोर्सेज, याद ये लिख लो यार, एप्लीकेशंस, रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये है ओ स्मार्ट की फुल फॉर्म। और ये किसके इनिशिएटिव, याद रखना, ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के इनिशिएटिव्स, ठीक है। मेनली ओशन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए हैं ये, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म विच हैज़ बीन इंटरेस्टेड टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU इज हेडेड बाई, कौन हेड करता है? तो अल्टरनेटिव जो मैकेनिज्म है इसमें, तो उसको कौन हेड करता है? उसको हेड करता है फाइनेंस मिनिस्टर। कौन हेड करता है उसको? फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है। और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जो है उसका अप्रूवल कौन देगा? ठीक है, उसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल कौन देता है? उसको देता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, वो उसको अप्रूवल देती है। अगर एक बार अप्रूवल मिल गया तब अल्टरनेटिव मैकेनिज्म जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड होता है वो डिसीजन लेता है कि डिसइन्वेस्टमेंट किस तरीके से होगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म किसके अंडर आता है? फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर। वो बताता है कि डिसइन्वेस्टमेंट किस तरीके से होगा। तो हो जाता है 46। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 हमें क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर एंड इंफ्रा डेवलपमेंट सेस कंसिडर द फॉलोइंग। हमें एग्री और डेवलपमेंट सेक्स में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले है दिस सेस वुड बी इम्पोज्ड बोथ ऑन एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स। सबसे पहले ये एक्साइज ड्यूटी पे भी लगेगा और कस्टम ड्यूटी पे भी लगेगा, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल। सेकंड है अनलाइक अदर सेसेस द प्रोसीड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर इंफ्रा एंड डेवलपमेंट सेल विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग। देखो कोई भी सेस है ना स्टेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो फर्स्ट का आ गया ए, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और सेस किस आर्टिकल के अंडर कलेक्ट होता है? उसमें आर्टिकल 270 और 271 के अंडर वो होता है, और ये डिविजिबल पूल में नहीं आता है उसके साथ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी। तो आ जाते हैं, तो ये हो गया हमारा ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के बारे में बताना है, ठीक है। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, अब देखो दो चीज़ें लिखा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आता है। सबसे पहले आप देखो कि एक साइड है हमारी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, और एक साइड यहाँ पे चल रहा है रिसेशन। रिसेशन मतलब हमारी जीडीपी कम हो रही है, ठीक है। और एक चल रहा है हमारा एक्सपेंशन, मतलब हमारी जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है। हमारी जीडीपी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। अब देखो फिस्कल पॉलिसी, एक तो होती है हमारी प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी और एक होती है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, दो टाइप की फिस्कल पॉलिसीज़ हैं। अब देखो जब रिसेशन होता है और प्रो साइक्लिकल पॉलिसी को हम यूज़ करते हैं। प्रो साइक्लिकल मतलब जो चल रहा है उसी को और बढ़ाना है, रिसेशन है उसको और रिसेशन करवाना है, मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है हमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हम और कम कर देंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और कम कर देंगे और टैक्स को और बढ़ा देंगे, उसको बोलते हैं प्रो साइक्लिकल। मतलब जो साइकिल में चल रहा है, जो सोसाइटी में चल रहा है या जो मार्केट में चल रहा है, अगर रिसेशन है तो उसको और रिसाइड करवाना है, मतलब और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लानी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को और कम करना है और टैक्स को बढ़ाना है। और प्रो साइक्लिकल में अगर एक्सपेंशन चल रहा है तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज़ करेंगे, एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज़ करेंगे, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी। और इसमें क्या होगा? मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी, और जो टैक्सेस होंगे वो क्या होंगे? कम होंगे, ठीक है। तो ये है। उसके बाद है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी में क्या किया जाएगा? उल्टा किया जाएगा। रिसेशन चल रहा है तो हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज़ करेंगे, अगर रिसेशन चल रहा है तो हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज़ करेंगे, और अगर एक्सपेंशन चल रहा है तो हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये उल्टा करेंगे, काउंटर मतलब उल्टा, जो चल रहा है उसका हम उल्टा करेंगे, ठीक है। इसमें मतलब एक्सपेंशनरी में मतलब हमें क्या करना है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो क्या करना है? इंक्रीज़ करना है, और टैक्स को क्या करना है? रिड्यूस करना है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या करना? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करना है?
कम करना है और टैक्स इसको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये हैं 2 साइकिल, ठीक है, जिसमें ये है फिस्कल पॉलिसी और ये है रिसेशन और ये है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी और ये है एक्सपेंशन। ठीक है, इनमें ये चीज़ें करेंगे। तो अगर प्रो साइक्लिकल पॉलिसी को हम यूज़ करते हैं तो उसका आउटकम क्या होता है? उसका आउटकम होता है कि अगर रिसेशन चल रहा है तो वो और एम्पलीफाई हो जाता है, डीप हो जाता है और डीप हो जाता है। अगर एक्सपेंशन चल रहा है तो वो और एम्पलीफाई हो जाता है। मतलब जो भी बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस और इंक्रीज़ होते हैं, मतलब फ्लक्चुएशंस क्या होंगे, और इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, और काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का आउटकम क्या होता है? इसमें अगर रिसेशन चल रहा है तो वो सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा, और अगर एक्सपेंशन चल रहा है तो वो मॉडरेट हो जाता है। इससे क्या होंगे, जो फ्लक्चुएशंस है इकोनॉमी वो क्या होंगे, कम होंगे। तो इसमें फ्लक्चुएशंस क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो चाहे प्रो साइक्लिकल हो और चाहे काउंटर साइक्लिकल हो, दोनों में हम मनी सप्लाई को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा रिसेशन चल रहा है कि हमारा एक्सपेंशन चल रहा है। ठीक है, मेन चीज़ वो है। तो ये हो गया हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस पॉलिसी इज नॉर्मली अडॉप्टेड टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, मेनली क्या है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए यूज़ की जाती है व्हेन इकोनॉमी इज फेसिंग रिसेशन। देखो, जब रिसेशन होगा तो क्या होगा, हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, मेनली क्या होगा, प्रमोट करेगी वो ग्रोथ को। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, अपॉन अडॉप्शन ऑफ दिस पॉलिसी द मनी सप्लाई ऑलवेज इंक्रीज। अभी बताया, अगर ये तो चलो हमने एक्सपेंशन कर दिया रिसेशन में, अगर बाई चांस एक्सपेंशन चल रहा है इकोनॉमी में, तो हम कौन सी पॉलिसी यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज़ करेंगे, और वो यूज़ करेंगे तो मनी सप्लाई को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो आंसर क्या आ गया इसका, ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर कंट्री हैज़ वेरी हाई वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल। इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल, देखो इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल क्या होता है, ये होता है इंटरेस्ट रेट, जिस इंटरेस्ट रेट पे हमने पैसे लिए हैं किसी से। ठीक है, ग्रोथ डिफरेंशियल, ग्रोथ होती है मतलब जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है, ये हमारी जीडीपी की ग्रोथ, और ये हमारे जितना हमने इंटरेस्ट लिया है वो वाली इंटरेस्ट रेट। ठीक है, वो है वो इंटरेस्ट रेट। अब बोला है क्या बताता है, ये हाई वैल्यू क्या बताती है, पॉजिटिव इंटरेस्ट। अच्छा, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये इसने बोला है कि इसकी हाई वैल्यू, ये पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका वैल्यू पॉजिटिव का मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब जो हमने इंटरेस्ट लिया वो पॉजिटिव है, और जो ग्रोथ है हमारी, मतलब जो जीडीपी की ग्रोथ है वो कम है। अगर जीडीपी की ग्रोथ कम है और हमने जो इंटरेस्ट लिया है वो ज़्यादा है, मतलब हम जो इंटरेस्ट लिया वही नहीं चुका पा रहे हैं, मतलब हमारी जीडीपी की ग्रोथ उतनी भी नहीं हो रही जितना हमने इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट लिया है। तो क्या है, फर्स्ट है हायर कैपेसिटी टू रिपे लोन। नहीं, हमारी कैपेसिटी तो है ही नहीं देने की पैसे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का रेट ज़्यादा है और हमारी ग्रोथ क्या है, कम है। सेकंड है पॉसिबल इंक्रीज इन पब्लिक डेट। यस, ये तो बिल्कुल सही है कि हमारा पब्लिक डेट तो और बढ़ सकता है, कि हमने जितना लिया है उस लोन को चुकाने के लिए हम और भी लोन ले सकते हैं। थर्ड है इनहेंस्ड कैपेसिटी टू प्रोवाइड फिस्कल स्टिमुलस। तो फिस्कल स्टिमुलस देने की कैपेसिटी गवर्नमेंट की बढ़ जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है, इतनी ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो वो फिस्कल स्टिमुलस देगी कहाँ से, तो उसकी कैपेसिटी नहीं होगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। गिनी कोफिशिएंट के बारे में बताना है। क्या बताना है, गिनी कोफिशिएंट के बारे में बताना है। तो गिनी कोफिशिएंट क्या है, गिनी कोफिशिएंट है कि द गिनी कोफिशिएंट मेजर द एक्सटेंट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन ए कंट्री। बिल्कुल, गिनी कोफिशिएंट इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है। हायर द वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशिएंट की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी, याद रखना, जितनी ज़्यादा गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये लोअर नहीं होगी, ज़्यादा होगी। तो हायर द वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशिएंट हायर द इनइक्वालिटी। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या आ गया, ए। तो आज हम इकोनॉमिक सर्वे के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।